बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन और मैं हूँ 1 महीने की ब्रेक के बाद फ्रॉम एक्सप्रेसो इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। एक्सप्रेसो से 1 महीने से ज्यादा की ब्रेक है। अच्छा, मैंने कल वेलकम कर लिया। नोट डाउन इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं जी। आज सुबह का आगाज भी हमारे साथ करने के लिए मौजूद है। अगर खैरियत से नहीं भी हैं तो होना पड़ेगा, बिकॉज इट्स द फर्स्ट वर्किंग डे। आज आपने काम स्टार्ट करना है और काम स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे लोग तो मैदान अमल में आ चुके हैं, लेकिन मैं जाती तौर पर जानता हूँ बहुत सारे लोगों को जिन्होंने 2 के साथ 3 छुट्टियां मिलाई थी और वो मंडे को आएंगे काम पे। इसलिए आज कंपैरेटिवली ट्रैफिक रोड पे कम रहा। ये ताजा तरीन अपडेट दे रहा हूं। अच्छा, मंडे ट्यूसडे तक जो वैसी छुट्टी थी उसके बाद 2 छुट्टी और मिला, अब वो अगले वीक है। ये कौन लोग हैं भाई, मुझे भी बताएं। these are पाकिस्तानी पीपल। अच्छा, इसका अंदाजा पता मुझे कब हुआ? इसका अंदाजा उस वक्त हुआ जब मैंने रोड पे ट्रैफिक कंपैरेटिवली कम देखा। मैं उम्मीद कर रहा था कि आज बड़ा कोई जैम पैक ट्रैफिक होगा और ऊपर से मैं लेट हो गया तो, लेकिन वैसे इतना कम ट्रैफिक नहीं वैसे नॉर्मल से कम था। हाँ, नॉर्मल कंपैरेटिवली कम आए भी है ना काम पे ये भी हो सकता है। सेकेंडली मुझे लगता है स्कूल्स भी अभी उसी फ्लो में नहीं आए जो आपने अभी 2 और छुट्टियां मिलाने की बात की। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को भी जानती हूँ जिन्होंने कहा जी हम नेक्स्ट मंडे से जाएंगे, और बहुत सारे लोगों ने छुट्टियां ली। मैं भी बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूँ। सो आई मीन देयर आर सो मेनी। अच्छा, आपने इशारा किया किसी को? कौन? बहुत सारे। सॉरी, मुझे लगा किसी को स्पेसिफिकली इशारा किया। और नहीं, हम तो जी टाइम पे आए थे, बड़े अच्छे बच्चे हैं। हमने आपके साथ ज्वाइन किया। आपने एक्स्ट्रा छुट्टी किया बात? हाँ, मैंने एक एक्स्ट्रा छुट्टी किया, उसके लिए मुझे माफी दे दीजिए। आगे बढ़ते हैं जी। इससे पहले कि हम बुरी, अच्छा वैसे अब क्या करें, अब आते ही तो कल रात को भी मैंने खबरें जब देखी मैंने कहा इतनी सारी बुरी खबरें भी हैं। मैंने कोशिश कर दिया था बुरी खबरों से अभी इम्यून हो गई हूं। जैसे कि क्रेडिट सारा फिर अर्मला को जाएगा बुरी खबरों का, चूंकि आगाज इन्होंने किया, मैं इसीलिए कल नहीं आया था। लेकिन हमारे पास चूंकि खबरें हैं, फिर भी एक्सप्रेसो का खासा रहा है कि हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ आपके लिए ऐसा लाया जाए जो सुबह को कॉम्प्लीमेंट करे, जो सिर्फ आपका मूड ऑफ ना करे, खराब ना करे। सो आज भी वील ट्राई टू ब्रिंग सम पॉजिटिव एंगल्स एज वेल, ताकि आपका दिन इतना नेगेटिव नोट के ऊपर स्टार्ट ना हो। लेकिन फिलहाल आपको खबरदार करना जरूरी है, जो कि आपकी सेहत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में आपको होता है मंकी पॉक्स, जिसके बारे में हम तकरीबन 4-5 महीने पहले बात करते रहे थे, और वो पाकिस्तान में आ गया। बिल्कुल, पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के 2 केस सामने आए हैं। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक इस्लामाबाद में जो मुतासरा शख्स है, इसमें मंकी पॉक्स की तस्दीक हुई है और मरीज जो है वो पिम्स हॉस्पिटल में जेर इलाज है। टेस्ट कराने पर कौमी इदारा सेहत ने दूसरे मुसाफिर में भी मंकी पॉक्स की तस्दीक कर दी है। और कराची में ये मंकी पॉक्स के खदशे के पेश नजर महकमा सेहत ने सरकारी अस्पतालों को जो मरासला जारी किया है कि मंकी पॉक्स का फैलाव अगर इसको रोकना चाहते हैं तो प्रोटोकॉल की सहूलत पर भी पाबंदी होगी। और इस हवाले से ए पोच के हवाले से बात की जाए, सी पोच के लिए एहतियाती तदाबीर पर हमने एक गाइडलाइन भी जारी कर दी है। ये प्रोटोकॉल की सहूलत क्या होती है? प्रोटोकॉल्स पे पाबंदी होनी चाहिए, सबको बराबर ट्रीट किया जाना चाहिए। सिंध हुकूमत, प्रोटोकॉल्स होते क्या हैं, क्यों प्रोटोकॉल्स होने ही नहीं चाहिए। और दूसरी जानिब आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा, आप तो इंटरनेट का जमाना है, गूगल कर लीजिए और आप पढ़ लीजिए किसकी अलामात क्या है। जैसे मोटी मोटी अलामात हम आपको बता देते हैं, जैसे आपको बुखार हो सकता है, खुदा न खास्ता जिस्म पर धब्बे बन सकते हैं। ये आपको निशान भी नजर आ रहे हैं। इट लुक्स वेरी डर्टी, आई मीन अल्लाह माफ करे। ये बहुत अजीब तरीके से लग रहा है। और इसके सिम्टम्स को आपने नजरअंदाज नहीं करना है। मैं अभी सुबह मेकअप में यही बात कर रहे थे कि हम एक डिजास्टर से निकले दूसरे की जानिब, अल्लाह ना करे इसका कोई फैलाव ज्यादा हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड से जिस तरह से हम निकले, अब पता है कोविड में हमारी जान कुछ केसेस अभी भी सामने हेल्थ के ऊपर जो उतना फिजिकल हेल्थ पे उतना मेंटली बहुत सारे लोगों को कोविड ने मुतासर किया है। और ये इसका इम्पैक्ट इतना लॉन्गर रहने, और अब ये जिस तरह से बीमारियां और वबाएं आ रही हैं और जिस तरह से फैल रही हैं, इट्सेल्फ ये अलार्मिंग बात है। तो लिहाजा आप सिम्टम्स को इग्नोर ना करें, कोशिश करें कि एक जिम्मेदारी होने। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि ये खतरनाक तो है लेकिन जानलेवा नहीं है। इसके हवाले से भी आपको बताएं तो आप वो भी ना घबराएं कि आपका वैसे डिप्रेशन ज्यादा हो जाए और ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाए, इधर से बच जाए, डिप्रेशन आपको ले जाए। ऐसा नहीं करना, घबराना नहीं है आपने। अल्लाह करे कि हम इस पे एक्शन हो। और स्क्रीनिंग बड़ी अच्छी बात है। पिछली दफा भी पाकिस्तान ने बहुत अच्छा निपटा था कोविड से, तो उम्मीद है कि मंकी पॉक्स भी ज्यादा ना फैले और आप भी थोड़ा सा एहतियात करें। हम आपको बताते रहेंगे इंशाल्लाह, और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा कि हम भी महफूज रहें। इसके अलावा आपके पास वो जेम्स बॉन्ड वाला म्यूजिक है, 007 वाला, वो सियासत वाले खुद ही अपना बैकग्राउंड म्यूजिक लेकर आएंगे। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि अगर चल जाए तो हम जरा सियासत पे बात करें। बड़ी खबर का डिश बड़ी खबर। एक्शन, सस्पेंस, ड्रामा,
बैकग्राउंड म्यूजिक देना। अच्छा ये कोई मूवी नहीं है। मैं पूछ रही हूँ बैकग्राउंड म्यूजिक देना चलेगा काम? चलेगा। बहुत भरपूर सियासी हंगामा खेजी इस वक्त जारी है पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट अनफॉर्चुनेटली खैर बदकिस्मती से इस वक्त आपस में आमने सामने रेयर सीन्स हैं, ऐसे मनाजर इससे पहले हमने नहीं देखे। आज से अगले 2 दिन इंतहाई अहम है, आज का दिन भी बहुत अहम है अरमला। आज सियासी जमातों ने जो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन पर मुज़ाकरात होने से मुतालिक एक डेडलाइन कह सकते हैं इसको या एक ग्रेस टाइम कह सकते हैं, वो कोर्ट ने दिया था, आज उसका इख्तिताम हो रहा है। बिल्कुल, और पंजाब इलेक्शन के लिए फंड्स की फराहमी की मोहलत भी आज तो रिपोर्ट की डेडलाइन है और मोहलत कल खत्म हो जाएगी फंड्स की फराहमी के हवाले से। दोनों मामलात पे कोई पेशरफ सामने नहीं आ रही, ना अभी तक सियासी जमातों ने इलेक्शन पर एक मुश्तरका लाएअमल तैयार किया है, ना कोई एजेंडा तय हुआ है, ना ही हुकूमत ने पंजाब इलेक्शन के लिए कोई फंड्स जारी किए हैं। हुकूमती शख्सियात हैं, वफाकी वुज़रा हैं, उनके बयानात से बज़ाहिर ये लग रहा है कि अदालत उज़्मा से मुकाबले की तैयारी की जा रही है। और आज वफाकी काबीना का हम इजलास भी हो रहा है, इत्तेहादी रहनुमाओं का इजलास भी आज तलब किया हुआ है, जिसमें आइंदा की जो हुकूमत अमली है वो तैयार की जाएगी। लेकिन इस सियासी कश्मकश में जो ऑडियो, हाँ मैंने कल भी बात की थी इनफैक्ट कि ऑडियो लीक्स का एक नया जो खेल शुरू हुआ है, अनफॉर्चुनेटली पस्ती है अखलाकी जो कि हम सब एक्सपीरियंस करें। साबिक चीफ जस्टिस साकिर निसार हो, सीनियर वकील ख्वाजा तारिक रहीम के दरमियान एक और मुबैना ऑडियो लीक सामने आई है जिसमें तौहीन अदालत की दरख्वास्त के मामले पर सलाह मशवरे के भाई अब तो हम ट्विटर रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं क्या कोई नई ऑडियो लीक आई है कि नहीं आई। साकिब निसार साहब साबिक चीफ जस्टिस ख्वाजा तारिक की रहनुमाई कर रहे हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए आपको किस केस को कंसल्ट करना चाहिए। मुबैना ऑडियो पर रद्द-ए-अमल देते हुए साबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि ये निजी गुफ्तगू है और व्हाट्सएप पे है, मैंने कौन सा कश्मीर बेच दिया है या पाकिस्तान का सौदा कर दिया है। ख्वाजा तारिक मेरे ज़ाती दोस्त हैं, उन्होंने कानूनी राय मांगी तो मैंने दे दी। अपने बेटे के दफ्तर में लोगों को मुफ्त कानूनी मशवरे देता हूं, ऐसा भी साबिक चीफ जस्टिस ने कहा। निजी गुफ्तगू टेप करके सियासी कारनामों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। मुबैना ऑडियो टेप पर हुकूमत का भी शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इस ऑडियो को संगीन मामला करार दिया है और ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 2017 में नवाज शरीफ के खिलाफ होने वाली जो साजिशें हैं ये उसका तसलसल है। और ये जो सारे ताने बाने अदालती फैसलों से मिल रहे हैं, सियासी मामलात में उलझी इत्तेहादी हुकूमत के लिए MQM पाकिस्तान ने एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी और हुकूमत छोड़ने की बड़ी धमकी दी है उन्होंने थोड़ा सा ब्लैकमेल किया, ये कहा जाए तो गलत ना होगा। डिजिटल मरदमशुमारी, हाँ लेकिन ठीक है, डिजिटल मरदमशुमारी और कराची की आबादी को कम गिनने पर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और हुकूमत से अलग होने पर दोबारा गौर शुरू कर दिया। पहले मरहले में जी अरकान कौमी असम्बली से इस्तीफे ले लिए, जबकि अगले मरहले में सिंध असम्बली के अरकान से इस्तीफे लिए जाएंगे। इस्तीफे कब पेश होंगे इस पर मुशावरत होगी और तहरीक इंसाफ इसमें कहीं पीछे नहीं है, अपनी सियासी सरगर्मियाँ वो जारी रखे हुए है। टिकटों की तकसीम का मामला हो, इंतखाबी मुहिम, वो भी अब आगाज कर दिया गया है। लेकिन टिकटों की तकसीम के मामले पर खान साहब जो है ना, उनके लिए सारा मामला दर्द सर बना हुआ है। कई शहरों में PTI रहनुमा हो, कारकुन हो, टिकट ना मिलने पर एहतजाज कर रहे हैं। शदीद धड़ेबाजी देखें तो वो भी नजर आ रही है। आप मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ इस वक्त हम भी ना दर्द सर बन गए अपने देखने वालों के लिए। इतनी इन्फॉर्मेशन हमने उनको ओवरफ्लो होगी, सियासत में इतना कुछ चले, मजीद हम बताते नहीं है, मजीद हम तकदीर की जानिब जाते हैं। भाई बहुत बहुत जरूरी है। और आमिर ज़िया साहब भी हमारे साथ तकरीबन को 1-1.5 महीने के बाद ही आ रहे हैं ना, क्योंकि रमजान उससे भी पहले काफी लंबा ब्रेक। आमिर भाई सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? सबसे पहले ये बताइए, और ईद वगैरह ठीक गुजरी आपकी? जनाब सुबह बखैर, अल्लाह का शुक्र है, आपको भी बिलेटेड ईद मुबारक हो। मुबारक। आपने शुरुआत की मंकी पॉक्स से बात की, हमारी सियासत में बिजनेस हो रहा है आजकल बहुत ज्यादा। अच्छा आमिर साहब, ये जो अभी इमरान ने कहा काफी ब्रेक बाद आप आए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे सियासी मामलात हैं, हमारे सियासतदानों के बयानात हैं, कोई भी हलचल है वो पुरानी की पुरानी है, बस उसके लफ्ज आगे पीछे हुए हैं, कोई ऐसी सिचुएशन थोड़ी आगे पीछे हुई है, अदरवाइज सारा सीन वही है, सिनेरियो वही है। सो हाउ डू यू सी, सबसे पहले तो बहुत सारे हमने मामलात को डिस्कस किया, लेकिन मैं चाहूंगी मैं सबसे पहले ये जो अदालती मामला है, इस पे जो डेडलाइन खत्म हो रही है, इसके हवाले से, और जो फंड्स की फराहमी ना होना है, इसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात हैं। कैसे बात का आगाज कीजिएगा अपनी? देखिए, पहली बात है कि यकीनन में 1.5 माह के बाद या 2 माह के बाद आया, लेकिन चीजें जो है बिल्कुल वैसी नहीं है, बल्कि उसमें मजीद कहते हैं इन्हितात आ गई और मजीद पेचीदगी आ गई। समझनी चाहिए कि किसी भी मुल्क के लिए बड़ी खतरनाक बात होती है कि अगर वो अपने पॉलिटिकल इश्यूज को सेटल ना कर पा रहा हूँ। हमारे यहाँ 7 से ऊपर हो गया है, हमारी पॉलिटिक्स जो है वो बड़ी अनसेटल्ड है और उसमें कोई कान भी नजर नहीं आ रहा, कोई रोशनी की किरण भी नजर नहीं आ रही
कि जनाब चीजें जो है वो कल को जाकर कुछ महीने के बाद, कुछ हफ्तों के बाद बेहतर हो जाएंगी। हम गड्ढे में गिरे हुए हैं और हमारे सियासतदान उस गड्ढे को मजीद गहरा कर रहे हैं, जो कि बड़ी खतरनाक बात है। क्योंकि सियासत सेटलमेंट जो है हमारी है, जिस तरह से सूरत हाल है, वो बिल्कुल बरह रास्त हमारी मीशत पे हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि मीशत की हालत मजीद दिगरगू हुई है, हर गुजरते दिन के साथ हो रही है। ये पहली ईद थी कि मैंने लोगों को बहुत परेशान देखा। मतलब है कि अमूमन एक ऐसा वो होता है, दौर होता है, रमजान में भी आपने देखा लोगों पे था जी। उस हवाले से आप देखिए ईद में बिल्कुल कल ही की खबर है कि जी सेल्स में 40% कमी हुई है। जो टर्नओवर हमारे यहाँ होता था, दुकानों के ऊपर लोग आके खरीदारी करते थे, तो ये इंडिकेट करता है कि उनकी खरीद जो है कम से कम होती जा रही है। इसके समाजी असरात ये पड़ रहे हैं। मैं जरा दूसरी तरफ निकल गया, माफी इसमें बड़े शहरों में किराए पड़ रहे हैं लोगों के, मतलब है आप देखें कि बेचैनी ज्यादा बढ़ रही है, तो आज जो है बहुत बुरे हैं। उस तनाजुर में हम आ जाते हैं कि जी अब जो मतलब है कि बड़ी शर्मनाक बात है कि अदलिया के ऊपर हुकूमत ने जिस मुनज़्ज़म अंदाज से तो निशाना बनाया, उसकी आपको माजी में 1997 में मिसाल मिलती है कि जब नून लीग ने एक सुप्रीम कोर्ट पर बाकायदा हमला किया, झुक गए थे। आज बड़े ही मुनज़्ज़म तरीके से उनके खिलाफ एक डिफेमेशन कैंपेन चलाई जा रही है, उनके घर वालों को बदनाम उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। आपके सामने ये बात। और ऑडियो लीक्स की क्या हैसियत है? मतलब है आप पहला तो सवाल ये है कि भाई कौन कर रहा है? अच्छा जैसा जी जैसा सवाल मेरा ये है कि एक तो आज का दिन कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली समाअत पे आपको मालूम ही है जो मज़द अदालत के रिमार्क्स आए थे, ऐसा महसूस हुआ था कि अदालत इसका हल चाहती है, और अदालत ने बल्कि कहा भी था कि हम अपने फैसले से तो पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। फैसला रिवर्ट नहीं करेंगे, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। और उस आगे बढ़ने के ही तनाजुर में अदालत ने वक्त दिया था सियासी जमातों को। कल बड़ा अहम जो इत्तेहादी जमातें हैं और वज़ीर आज़म है, उनका एक इजलास हुआ, जिसमें खबरें कुछ जो सामने आ रही हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर शायद कन्विंस्ड हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। कुछ इत्तेहादियों की तरफ से शायद इस पे एतराज़ात भी हैं। दूसरी जानिब कल असद कैसर साहब का और अयाज सादिक साहब का जो रब्ता हुआ, फिर उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि असद कैसर के पास मैंडेट नहीं है, शाह महमूद के पास है। तो आपके ख्याल में क्या कहीं ना कोई फ्लेक्सिबिलिटी आज हो सकती है? क्योंकि वक्त तो बहुत कम रह गया कि आज सियासी जमातें किसी एक एजेंडे पे इकट्ठी हो सकती है मुअज़्ज़ज़ अदालत जाने से पहले? सर मुझे इम्कान बहुत कम नजर आता है, क्योंकि हुकूमत की नीयत नहीं है इंतखाबात कराने की। एक और बड़ा सवाल, मुज़ाकरात किस चीज पर होंगे? अब देखिए ना, एक आइन बिल्कुल इस चीज के ऊपर वाज़े है कि नॉट लेट देन 90 डेज, इसमें लिखा हुआ आइन में अगर डिसॉल्व हो जाए असेंबली तो उसके अंदर आपको 90 रोज के अंदर आपको इंतखाबात कराने पड़ते, तो ये इसकी अमल होना चाहिए। अब बिला वजह का सीधा इस मामले को बनाया गया है, जो कि मैं समझता हूँ उसकी क्योंकि हुकूमत के साथ से खुसूसन नून लीग की जो है स्टेक्स बहुत ज्यादा है कि वो पंजाब में उनको अंदाजा है कि उनको उस तरह की पजीराई नहीं मिलेगी। उनके पास मतलब उन्होंने तो खैर अपने वो कहते हैं ना कि टिकट ही नहीं बांटे, तो वहां पर वो बात तो क्लियर है कि इंतखाबात नहीं होंगे। लेकिन फिर आमिर साहब इस पे फिर कतई कलामी की इजाजत, फिर मुज़ाकरात किस चीज पे होंगे? चूंकि तहरीक इंसाफ और इमरान खान तो वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि हम 14 मई से आगे नहीं जाएंगे, जिसकी जानिब आप भी इशारा कर रहे हैं। और हुकूमत अगर मुज़ाकरात करेगी तो हुकूमत तो इलेक्शन चाहती नहीं है अभी, वो तो चाहती है कि एक दिन होने चाहिए। फिर मुज़ाकरात किस चीज पे होंगे अगर हो भी जाते हैं? ये मेरा भी सवाल है कि किस चीज पे मुज़ाकरात होंगे, और अगर फर्ज करें कि एक दिन के अंदर होने हैं और होने चाहिए एक दिन के अंदर, अच्छा ऑप्शन है ये, उसके लिए लचक दिखाकर उसको भी अभी अनाउंस कर, उसके मुज़ाकरात की क्या जरूरत है? आपने जी मतलब अक्टूबर के में कराने के बजाय जो वादा करें, क्योंकि लोग तो उसमें भी डाउट कर रहे हैं, उसमें भी शक है कि अक्टूबर में इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, वो कह दें कि जी जुलाई में होंगे, अगस्त में होंगे, कोई तारीख दे दें उसके बाद। और उसमें फिर लेकिन बात एक और है, ये जो केयर टेकर बैठे हुए हैं, क्योंकि इतने मुतनाज़ा हो चुके हैं, उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। उनके 90 रोज गुजर चुके हैं, तो आपको ऐसे साफ शिफाफ चीजें लाने होंगे। मेरी मुराद ये नहीं कि मुंह धोकर आए, मुंह तो खैर हमारे मोहसिन नकवी साहब भी धोते होंगे। बात ये ऐसे लोग आने चाहिए कि जिनके जो बायस, जिनके ऊपर दोनों फरीकों को इत्मीनान हो, उनके बहस होने फेयर होने में ये भी एक सोचना पड़ेगा कि हालात इतने पेचीदा हो गए। अगर आप इस तरह की केयर टेकर गवर्नमेंट रखेंगे अक्टूबर में या भी इंतखाबात होते हैं तब भी वो मुतनाज़ा बने हुए, मेरा अर्जी इस वक्त जो है एक रिकंसिलिएशन की जरूरत है। और एक और बात है, अदालत को भी मजीद एसर्ट करना चाहिए। अदालत ने लोग तारीफ करें कि जी अच्छा है कि मौका दिया, और अगर सिर्फ तो कानून था तो अदालत कहे कि जी ये आइन है, इसके तहत ये चीज होनी है, और वो होनी है।
तो मेरे ख्याल में और जो लोग तौहीन अदालत कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है। जब तक एक फर्म स्टांस नहीं होगा और फिर इदारों को सुप्रीम कोर्ट की मदद के लिए आना चाहिए, जिस तरह माजी में आया करते थे। लेकिन इस पर तो मुझे लगता है कि क्योंकि हाउस डिवाइडेड है, हमारी तकसीम इतनी ज्यादा है। आप देखें ना, नून लीग में मतलब शाहिद खाकान अब्बासी उनका बड़ा मोतबर बड़ा नाम है, वो बिल्कुल किसी और साज में और सुर में गा रहे हो, तरकीब करें, उनको इस हाथ से दराक है कि जी हालात बहुत खराब है और वो अकेले नहीं है इस काम में। उसी तरह पार्टी डाल के अगर आप इदारों में बात करें तो लोगों को तशवीश है और समझते हैं कि जिस राह पर हम चल रहे हैं वो हमें मतलब मसाइल के हल की तरफ नहीं लेके जाती। जी सही। अच्छा आमिर साहब, अभी आपने खुद भी इशारा किया कि इनके ऊपर हम तनकीद कर रहे हैं, जिन इदारों के हवाले से आप भी बात कर रहे हैं उनकी इंटरवेन करने से भी कोई मामला बेहतर नहीं और वो अभी इस तरह से विलिंग भी नहीं है। अब इलेक्शन अगर हो भी जाते हैं, जिस तरह से आपने कहा केयर टेकर गवर्नमेंट हो, उसने एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी सारे मामला देखने वो भी कंट्रोवर्शियल है, उनके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हुकूमत तैयार नहीं है, तहरीक इंसाफ एक सूबे में कह रही है, हुकूमत पूरे मुल्क में कह रही है, इदारे अपनी जगह पे, ये सारे मामला अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं तो इनको नॉन कंट्रोवर्शियल इलेक्शन के रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करना इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो किसी ना किसी सूरत तो ये सारी सिचुएशन केओस की तरफ ही जाती हुई नजर आ रही है ना। आपने बिल्कुल सही तजदिया किया, क्योंकि देखिए जब तक ये जो सियासी हिद्दत में कमी नहीं लाई जाएगी उस वक्त तक हालात सुलझेंगे नहीं। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ दो इदारे जो है। आपने सियासी हिद्दत कहा आमिर भाई, मुझे सियासी हिद्दत समझ आया। जी जी, मैंने सियासी हिद्दत ही कहा, आप क्या समझे? ये कुछ और ही समझ गए। हिद्दत मुझे लगा वो भी एक कहीं ना कहीं जुड़ जाता है ना, ये जो 90 दिन का वक्त गुजर गया। जी जी, जब मिला तो इद्दत का केस लेकर आ गई। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि हुकूमत के जहन में क्या चल रहा है, कितना उनमें शिकार है। मतलब घुंघरू तोड़ दिए हुकूमत ने। अगर आपको कोई और नहीं रहा, आप कह रहे हैं कि इद्दत हो गया, उनकी मुबैना बेच क्या क्या जाती मामला है, तो जाती मामला जिसके ऊपर मेरे ख्याल में बात होनी नहीं चाहिए, उसका तस्करा ही नहीं होना चाहिए। तो मेरा अर्ज ये कहना है कि इदारे कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं सियासी इद्दत को, ए से मैं बोल रहा हूँ, इद्दत में कमी लाने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट है। दूसरा, हमारी फौज बेशक न्यूट्रल हो गई है, बेशक वो ए पॉलिटिकल है, जैसे कि कल फरमा रहे थे हमारे DGI इख्तियार साहब, लेकिन जब मुल्क है तबाही की तरफ जा रहा हो तो उनको एक बोटल नेक आ गया, जो बोर्ड फंसी हुई, इसको कहते हैं ना कि उसको हल करने के लिए, उस नॉट को खोलने के लिए, समझाने के लिए बच्ची को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। और उसमें वो किरदार कि जो मैं समझता हूँ कि अवाम की मंगों के हिसाब से होना चाहिए। फौज ने हमेशा यही किया, लेकिन जब भी मुल्क में जलजला, सैलाब, कोविड, हर जगह पे जब कोई चैलेंज आते अदा करती है। हमारे सामने सियासी एक इसमें बड़ा अहम नुक्ता, आगे हम अगर इस मामले को बढ़ाएं, थोड़ा सा मजीद इसके अंदर जाएं, तो हुकूमत ने सिर्फ अपने तय नहीं कहा कि जी हम इलेक्शन नहीं करवा रहे। हुकूमत के जो मुख्तलिफ इदारे हैं जिन्होंने इस सारे अमल को एग्जीक्यूट करना है, उन्होंने अपना अपना जवाब जमा करवाया, जिसमें आमिर साहब यू नो बेटर देन मी, वजारत दिफा भी शामिल है। उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की है कि इलेक्शन एक दिन होना चाहिए। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने माजूली का इजहार किया। इवन इटसेल्फ अदलिया ने, जो उनके पोलिंग एजेंट्स के लिए जब उनसे दरख्वास्त की गई तो अदलिया ने भी समहाउ इसका इजहार किया कि अवेलेबिलिटी नहीं है। फिर फंड्स का मसला भी दूसरी जानिब मौजूद है। तो ये जो सारे इंतजामी बैरियर्स हैं, इनको क्रॉस करने के लिए बहरहाल कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी तो चाहिए। तो ये जो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बहरहाल आईनी तो ज़रूर है कि जी 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन हुकूमत के सामने, हुकूमत की तरफ से अदालत के सामने रखी गई है, इसके बाद कोई फ्लेक्सिबिलिटी का पहलू आपके ख्याल में बेहतर है, बनना चाहिए तहरीक इंसाफ की तरफ से? क्योंकि अदरवाइज तो ये डेडलॉक की तरफ जाता मामला नजर आता है और हुकूमत ने तो लगता है सरेंडर कर दिया है अदालत के सामने कि अगर कंटेम्प्ट लगती है तो लगे हमने फैसला नहीं मानना, वो ओपनली कह चुके हैं। देखिए, बिल्कुल आपकी दुरुस्त बात है कि लचक का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन सिर्फ PTI को नहीं, हुकूमत को भी करना चाहिए। अभी सूरत हाल तमाम मका मतलब है कि हुकूमत और इदारे वो अलाइंड है और वो समझते हैं कि जी इंतखाबात नहीं होने चाहिए। इंतखाबात इसलिए नहीं होने चाहिए कि उनको मुस्बत नताइज नहीं मिलेंगे, उनको खदशा है कि PTI जो है वो बड़ी पैमाने पर जीत सकती है, तो इसलिए वो इंतखाबात के खिलाफ है। लेकिन जब भी मैंने कि ठीक है, हमें अंदाजा है कि इस्टेब्लिशमेंट जो PDM की इसी तरह हिमायत करी जिसने शुरू के दिनों में इमरान खान की किया करती थी जब वो हुकूमत में थे, तो फौज को जो है एक फ्लेक्सिबिलिटी उसको भी दिखानी चाहिए। वो फ्लेक्सिबिलिटी कि वो जो है, जब उन्होंने जैसे फरमाया, बड़ी अच्छी बात की DGI इख्तियार ने, तो मतलब है कि वो किसी वो मतलब है कि स्टेट जो होती है वो सबकी होती है और कोई उसके फेवरेट नहीं होता उनका।
और किसी एक नजरिए को वो लोग कुछ नहीं कर रहे होते, बिल्कुल सही बात की, तो उसके अमल के उसके कहते हैं उसके अमली मुजाहरे की जरूरत है। अमली मुजाहरा यही होगा कि इस मुल्क को फेयर फ्री इलेक्शन की तरफ लेके जाया जाए। तो इसमें जितनी देगी उसमें पाकिस्तान कमजोर होगा, इदारे मुतनाज़ा बनेंगे, मईशत मजीद बहाल होगी, और हम लोगों में जो तकसीम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लोगों में नफरत का आप आलम देखें, लोगों से आप बात करें, मतलब है कि, और वो हर सूबे में है, हर बड़े शहर में है, हर पढ़ा लिखा पाकिस्तानी परेशान है। तो मेरे ख्याल में जिम्मेदारी आती है कि उस रिवायती किरदार से निकल के, बेशक आप अच्छी बात है कि आप नॉन पोलिटिकल रहें, लेकिन बाज़ औक़ात हालात का जबर होता है कि आप भी जिम्मेदारी आयद कर देते कि जी आप अपना किरदार अदा करें, जी अपना किरदार अदा करें। अच्छा, क्विकली 2 सवाल हैं छोटे छोटे से, आमिर साहब मैं जरूर चाहूंगी आप कमेंट कर दें। एक तो तहरीक इंसाफ ने जो ये टिकटों वाला मामला है, खान साहब के लिए थोड़ा दर्द-ए-सर बना हुआ है, इसके पीछे जो मुझे लगता है एज एन एनालिस्ट आपको क्या लगता है कि क्या टेक्निकलिटी हो सकती है इन टिकटों की तकसीम के मामले पर? दूसरी जानिब जो MQM है उनकी जानिब से आप क्या देख रहे हैं, जो उन्होंने धमकी लगा दी है हुकूमत को, इत्तेहादी हुकूमत को? दोनों पे कमेंट कीजिएगा। तो ये कि हमेशा ये होता है कि नशिस्तें कम होती है और उम्मीदवार ज्यादा होते हैं, और हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उसमें क्योंकि उस तरह से इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, और उसमें हमेशा से बड़ा देखिए, जो एक कहते हैं ना कि एक जमाने में जब हम तलबा सियासत किया करते थे तो जो शख्स ओहदे की आपका मुजाहरा करता था हम उसको कभी ओहदा नहीं दिया करते थे, ठीक है ना। और जो भी नजरियाती तंजीम उसी तरह काम करती है। हमारे यहाँ क्योंकि जिस तरह की जमहूरियत है उसमें बड़ा फ्लॉड डेमोक्रेसी है, उसमें जो जितना पुश करता है, जो जितना तड़प का मुजाहरा करते हैं, तो जाहिर है कि हमारी पार्टी ऑर्गेनाइज, तो आपको यही तो करनी चाहिए। और इस तरह के मसाइल का सामना हर पॉपुलर पार्टी को रहा है माजी में और मजीद होगा। उसकी वजह से इमरान खान को इसको क्विकली हैंडल करें, क्योंकि अगर ये हुआ कि जी जिसको टिकट नहीं मिला वो उनके हल्के में खड़ा हो गया इलेक्शन करने, तो उनके वोट्स खराब होंगे। तो ये बात है, तो जाहिर है कि बात है, लेकिन ये हमारी सियासत की रिवायत है, ये चंबे की बात है। ये बात है MQM की तरफ, MQM बड़ी मुश्किल में है। MQM ने एक अनपॉपुलर डिसीजन लिया है इस हुकूमत के साथ खड़ा होने का, क्योंकि कल तक वो जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिम्मेदार करार दिया करती थी कराची के अर्बन का, बिल्कुल सबको बात पता है ना। अब वो बेशक कहते हैं कि जी हम नून लीग के इत्तेहादी है, मरकज में इत्तेहादी है और सिंध में नहीं है, लेकिन लोग समझते हैं कि जनाब आप इस पूरा जो एक डिस्पेंसेशन है उसमें आप कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा, उसमें कि ठीक है वजारतें तो मिल गई, कुछ फायदा भी हो रहा होगा यकीनन अफराद को, लेकिन जो कराची के अर्बन सिंध के मसाइल है वहां पर वो बिल्कुल बेबस है, वो कुछ कर ही नहीं सकते। बात ये कि 1 साल से ज्यादा हो गया, वादा किया था कि जी लोकल बॉडीज और जनाब सेंसिस, कोई एक चीज पर अमल नहीं हुआ, ठीक है ना। तो अब इनके पास कोई फेस सेविंग है नहीं, लेकिन इनकी क्योंकि अपने अमल में आजाद नहीं है MQM, मैं नहीं समझता कि उसके बावजूद छोड़ने की जुर्रत की हिम्मत का मुजाहिरा करेंगे, तो एहतजाज करेंगे, फिर मेरे ख्याल में उसी तनख्वाह पे काम करेंगे, वो सबसे शो ही हो जाए। आप अंदाजा करें, मैं कराची में रहता, ठीक है ना, हम एक सेंट्रल लोकेलिटी में रहते हैं। आमिर भाई बुरी तो नहीं है, गवर्नर है, मिनिस्टर्स हैं, तनख्वाह तो अच्छी है। मैं कह रहा हूँ, मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ और उसके पूरी आसपास की गलियों में कोई आया ही नहीं हमें गिनने, हमें किसी ने नहीं गिना, ठीक है। और ऐसे कराची में आधे इलाके हैं, ये मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि स्लम की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, इसको नहीं गिना। तो ये मतलब है, ये आप ये ठीक है आमिर, आप बीती है, ठीक है, ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब, आपने अपना तज्जिया हमारे सामने रखा। सीनियर सहाफ़ी आमिर ज़िया साहब अपना तज्जिया हमारे सामने रख रहे थे मुख्तलिफ मामलात के ऊपर, इसमें अदालती मामलात और फिर हम पार्टी जो सियासी जो पार्टीज़ के हवाले से मामलात है उस पर भी हमने बात की। ये जो गिनने वाला मामला ये बड़ा क्रिटिकल है और MQM के इस पर जो एतराज़ात हैं वो काफ़ी हद तक दुरुस्त भी हैं। बहुत सारे लोग भाई हम समेत हमें पता ही नहीं है कि हम गिने जा चुके हैं, और कराची के अंदर बहुत सारे लोगों को ये मसाइल हैं, मैं पर्सनली बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूं। और दूसरी बात ये भी है कि पिंडी और इस्लामाबाद में आबादी कम हो गई है या कम इजाफा हुआ है, उसमें ये खुद इदारा शुमारियात कह रहा है। हम इस बात पे हैरान है काफी हद तक, इस पे भी हम बात करेंगे। फिर वक्त एक ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात कर लेते हैं अब, जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ में भी हमने मंकी पॉक्स की बात की, तो 2 केसेस सामने आए हैं, ऐसी इतलात आ रही हैं। इस हवाले से जो स्क्रीनिंग है उसको बढ़ाने का फैसला किया गया है एयरपोर्ट्स के ऊपर भी, और विद दैट जो एक केस सामने आया था वो साहब पिम्स के अंदर ज़ेर इलाज है, अल्लाह उनको सेहत दे, और जो दूसरा केस था उनको घर के अंदर ही क्वारंटीन कर दिया गया है। कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। इस वक्त डॉक्टर फैसल हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ये जो वबाई अमराज है इसके माहिर हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो इस सूरत
हाल पे हमें क्या बता पाएंगे, व्हाट मंकी पॉक्स इज और इसकी प्रिवेंशन वगैरह कैसे मुमकिन है? बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फैसल, बहुत शुक्रिया आपने मुझे। सबसे पहले तो हम ज़रूर चाहेंगे कि मंकी पॉक्स के हवाले से आप हमें ज़रूर बताइएगा, फिर जो 2 केसेस आए हैं और इसकी फर्दर हम जानेंगे कि कितना थ्रेटनिंग या अलार्मिंग हो सकता है खुदा न खास्ता आने वाले वक्त में। जी थैंक यू बताने का। तो देखिए मंकी पॉक्स के या एम पॉक्स अब जिसको कहते हैं, इसके 2 केसेस आए हैं। दोनों केसेस जो हैं वो बैरून मुल्क से आए, तो ये ऐसे केसेस हैं जो कि पाकिस्तान में ही लोगों को लगे। एंड ये कोविड के बरक्स ये वाला वायरस इतनी तेज़ से नहीं फैलता, और इस वजह से यूजुअली इतना ख़तरा नहीं होता कि ये आम पॉपुलेशन में फैल जाए जैसे कोविड फैला था। ओके, आप कह रहे हैं कि फैलने का खतरा इतना नहीं है इसका? जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो फैलता है ये ज्यादा क्लोज कांटेक्ट से फैलता है। अगर जिल्द पे जो दाने होते हैं अगर उसको आप टच करें, या हवा से फैल सकता है, मगर वो भी थोड़ा सा ज्यादा करीब कांटेक्ट से फैलता है। कितना स्वेयर हो सकता है डॉक्टर साहब अगर वायरस लग जाए किसी को, खुदा ना खास्ता? तो सिवियरिटी इसकी होती है कि डिपेंड करता है आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत कितनी है। अगर इम्यूनिटी आपकी अच्छी है तो नॉर्मली ज़्यादा सिवियर नहीं होता, अलबत्ता टाइम लगाता है ठीक होने में, तकरीबन 2 से 3 हफ्ते। और इसके जो दाने होते हैं इसमें तकलीफ दर्द कुछ लोगों को ज़्यादा होता है। अच्छा, ओके। ठीक है। अच्छा डॉक्टर फैसल, ये भी बताएगा कि इसकी कोई वैक्सीन या ट्रीटमेंट ऑलरेडी पाकिस्तान के पास या हमारी मेडिकल हेल्थ सेक्टर में इस तरह की कोई फैसिलिटी है कि अगर खुदा न खास्ता ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो हमारे पास ऑलरेडी इसका क्योर मौजूद है? सो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, अलबत्ता इसकी वैक्सीन एंड ट्रीटमेंट दोनों दुनिया भर में मौजूद है। जहाँ तक वैक्सीन का ताल्लुक है तो अगेन इवन जिन ममालिक में ये केसेस ज़्यादा पाए जा रहे हैं वहाँ पे भी रिकमेंडेशन ये नहीं है कि सबको वैक्सीनेशन दी जाए, सिर्फ उन लोगों को जिनका रिस्क ज़्यादा है ये वायरस लगने का, जैसे कि डॉक्टर्स हो गया, कुछ और खास रिस्क ग्रुप्स हैं जिनके अंदर ये देते हैं, या जिनकी इम्यूनिटी कम है। बट ज़्यादातर लोगों को ये वैक्सीन नहीं मिलती। ट्रीटमेंट भी ज़्यादातर लोगों को देने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ उन लोगों के अंदर जिनके अंदर बहुत ही सिवियर ये बीमारी हो। तो जनरली स्पीकिंग वैक्सीन और ट्रीटमेंट की यूजुअली जरूरत नहीं पड़ती। अलबत्ता अगर केसेस ज़्यादा हैं तो देन ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि ये हम यहाँ पे ला सकें कि नहीं। अच्छा, इसकी हमें ऐसा लग रहा है जो इससे ये जो दाने से बन रहे हैं इनकी शक्ल चिकन पॉक्स से भी मिलती जुलती है जो बच्चों को होता है, तो क्या इसका उससे कोई ताल्लुक है? उसी फैमिली की ये भी एक डिजीज़ है या वायरस है? और दूसरी बात ये कि बच्चों के लिए कितना सेंसिटिव है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मंकी पॉक्स की अगर हम बात करें? तो है दोनों का नाम सिमिलर, एम पॉक्स एंड चिकन पॉक्स, मगर हैं डिफरेंट वायरसेस। शक्ल वैसी होती है, बिल्कुल पहले दाने निकलते तो उसमें थोड़ा सा पानी उसमें आता है, यूजुअली चेहरे से पहले शुरू होता है फिर बाकी जिस्म पे आता है ये वाला वायरस। अलबत्ता कुछ लोगों के अंदर ये चेहरे से नहीं, ये दूसरी जगहों पे पहले शुरू होता है। शुरू में बुखार होता है और फिर गिल्टियाँ निकलती हैं, इसकी दूसरी निशानी इसके ये है। मगर अच्छी बात ये है कि अगेन इसके दाने नजर आ जाते हैं, दैट्स व्हाई पकड़ना निस्बतन आसान है। और बच्चों का ये, हाँ जी बोले, आप एक्सप्लेन कर दीजिए बच्चों के हवाले से। जी बच्चों का ये है कि बच्चों का अगेन यूजुअली पेरेंट्स से लगने के चांस ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल डिलीवरी के टाइम पे, या अगर वालदा को हो तो उनसे लगने के चांस होते हैं, वरना इससे चांसेस नहीं है। तो डॉक्टर साहब अगर ये स्वेयर हो जाए तो इससे मौत भी वाकई हो सकती है? जी, इससे कुछ डेथ्स हुई हैं, तो अगर बहुत सिवियर हो तो इससे मौत भी हो सकती है। अच्छा डॉक्टर फैसल, क्विकली बता दीजिएगा सिम्टम्स, अगर कोई भी सिम्टम्स फील हो अगर किसी को, तो वो क्या हो सकते हैं जिस पे थोड़ा आपको ट्रिगर या अलार्म होने की ज़रूरत है, थोड़ा एक्टिव होने की ज़रूरत है? जी, आई थिंक द इम्पोर्टेंट सिम्टम ये है कि अगर किसी को इस तरह से पानी वाले दाने निकलें तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर से रुजू करें, बिकॉज चिकन पॉक्स और एम पॉक्स के अंदर फ़र्क करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बट दोनों ही केसेस के अंदर आइसोलेशन या क्वारंटीन की जरूरत होती है, कि दोनों ही बीमारियां फैल सकती हैं। सो एक तो ये कि अगर आपको लगे कि ये चिकन पॉक्स ऐसी कोई बीमारी है तो नंबर 1 मास्क तो डेफिनेटली पहने, दूसरे लोगों से दूर है, मगर डेफिनेटली फिर डॉक्टर से रुजू करें ताकि फिर वो कहानी देखते हुए, दाने देखते हुए डिसाइड कर सकें कि किस तरफ ये चलना है आपको। याद रखें चिकन पॉक्स की भी दवाइयाँ हैं, खासतौर पे जब बच्चों को नहीं मगर बड़ों को होती है तो उसके लिए इसकी दवाई से इलाज करने की जरूरत होती है।
ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फैसल, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ज्वाइन। मंकी पॉक्स के जी 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। डॉक्टर फैसल हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इसका क्योर मौजूद नहीं है, बट स्टिल एहतियात की जा सकती है। और जिस तरह से कोविड के फैलने की इंटेंसिटी थी उसके मुकाबले में कंपैरेटिवली कम है, लेकिन अगर आपका कॉन्टैक्ट है, क्लोज कॉन्टैक्ट है, तो उसके फैलने के चांसेस हैं। सो बी केयरफुल। अभी 2 केसेस हैं, अल्लाह करे मजीद ना फैले और इन्हीं को क्योर किया जाए और पाकिस्तान इससे महफूज रहे। वी होपफुल फॉर दैट। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात ये कि विजिबल बीमारी है, पता लग जाएगा। अगर आपको हुआ है तो दाने बन जाएंगे, तो नजर आ जाएगा आपको। अल्लाह आपको महफूज रखे। साथ हमें भी वक्त हमारे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान का, जिसमें फैरा फैज आज ओस्टर आर्ट गैलरी के रंग में दिखा रही हैं। क्या है ओस्टर आर्ट के अंदर, देखते हैं आज के मेरा पाकिस्तान। लाहौर आर्ट की दुनिया का एक अहम बाब है। आज इसी शहर की मैं एक ऐसी गैलरी में मौजूद हूँ जिसे बने बहुत ज़्यादा अरसा तो नहीं हुआ, लेकिन फनकारों और फन से मोहब्बत करने वालों के लिए ये एक पसंदीदा जगह है। तो चलते हैं, जानते हैं आखिर इसकी वजह क्या है, और इसके साथ साथ ऑयस्टर आर्ट गैलरी का आपको विजिट करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो ऑयस्टर आर्ट गैलरी है, इसने बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा मकबूलियत समेटी है, इसकी क्या वजह है? जी अल्लाह का शुक्र है। एक्चुअली मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, तो मैं आर्ट को प्रमोट करना चाह रहा था, आर्टिस्टों को प्रमोट करना चाह रहा था, और जो हर्डर न्यू आर्टिस्टों को आती है वो मैंने फेस की थी। तो मैं चाह रहा था जो हमारे न्यू अपकमिंग जनरेशन है उनको ये फेस ना करना पड़े। तो इस वजह से जब हमने गैलरी स्टार्ट की तो हमने आर्टिस्टों को बहुत ज़्यादा यानी कि फैसिलिटेट किया न्यू आर्टिस्टों को, और वो हमारे साथ दूसरी गैलरियों के निस्बत बहुत ज़्यादा अटैच होगी। तो जब आपने 2007 में इसका इफ्तिताह किया तो जो फर्स्ट कलेक्शन थी वो किस तरह से इकट्ठी की थी? शुरू में मैंने गैलरी स्टार्ट की थी तो डेफिनेटली बहुत सी मुश्किलात आई। बहुत से आर्टिस्ट जो थे वो हमें जानते नहीं थे। आई थिंक मुझे 1 ईयर लग गया नॉर्मल कलेक्शन इकट्ठे करते हुए। कितने सीनियर आर्टिस्ट इस गैलरी का अब तक विजिट कर चुके हैं? जी बहुत कर चुके हैं। अभी तो हमारे पास सारी कलेक्शन है। सीनियर क्या, अब तो ओल्ड जो मास्टर हैं जैसे सादकैन, गुलजी, अल्लाह बख्श, उनकी पेंटिंग भी है हमारे पास। सीनियर आर्टिस्टों की हम एग्जीबिशन भी कर चुके हैं, जो मोस्ट सीनियर उनकी भी कर चुके हैं। अब तो माशाल्लाह हमें 15-16 ईयर हो गए हैं। अच्छा, आपने सादकैन की कैलीग्राफी की बात की, तो मुझे ये बताएं, जब आपने इस आर्ट गैलरी में उसको आवेज़ा किया तो जब आप एग्जीबिशन करते हैं लोगों का रिस्पांस कैसा होता है आर्ट पीसेस? बहुत कमाल होता है। इनसे किसी भी गैलरी को बहुत बूस्ट मिलता है। मतलब ये जो मास्टर हमारे जो आइकॉनिक आर्टिस्ट हैं, सादकैन हो गया, गुलजी हो गया, ये बहुत ज़्यादा पेंटिंग नहीं आती। कभी कभार कोई पेंटिंग आती है जो अपनी जो कलेक्टर होते हैं, जो रीसेल कर रहे होते हैं, वो आती है पेंटिंग। तो एक भी पेंटिंग आ जाए तो उससे बहुत बूस्ट मिलता है गैलरी को, किसी भी गैलरी को बहुत बूस्ट मिलता है। अच्छा, सामने मुझे लाहौर की कुछ पेंटिंग्स नज़र आ रही हैं, तो उनके बारे में हम इनसे जानते हैं। सर, मुझे दिखाइएगा। जी, ये एक बड़ी फेमस फॉर्म है आर्ट की, जैसे लैंडस्केप है, कैलीग्राफी है, फिगरेटिव आर्ट है। इसी तरह ये सीडीस्केप हम इसे कहते हैं। सीडीस्केप में अब जितनी बिल्डिंग की पेंटिंग होती है वो आर्टिस्ट पेंट करते हैं। जैसे ये पेंटिंग लगी हुई है, ये तीनों पेंटिंग डिफरेंट आर्टिस्ट की हैं और ये सीडीस्केप पे लगी हुई हैं। अब चूँकि हमारी गैलरी लाहौर में है तो लाहौर के काफ़ी कल्चरल सिटी है, तो ये सारी उन्होंने ये ओल्ड लाहौर को पेंट किया हुआ है। ये एटलीस्ट जो उन्होंने सिनेरियो यहाँ पे दिखाया है ये 100 ईयर पुराना, जब लाहौर कोई अभी गाड़ी वगैरह इन्वेंट नहीं हुई थी तब का ये सीन है, तब का ये सारा बना हुआ है। ये भी एक आर्टिस्ट की स्टाइल है, लेकिन इसने इसको थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में लेके आया हुआ है। वो तो ट्रेडिशनल आर्ट है लेकिन है ये ओल्ड बिल्डिंग ही है, लेकिन उसने थोड़ा इसको मॉडर्न और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में कन्वर्ट किया। ठीक है। अच्छा, ये जो कलर्स हैं ये कौन सा मीडियम इस्तेमाल हुआ है? इसमें डिफरेंट मीडियम। फॉर एग्जाम्पल वो जो पेंटिंग है वो ऑयल ऑन कैनवस है, और ये जो लगी हुई है पेंटिंग ये पेन एंड इंक है कैनवस के ऊपर, और ये एक्रेलिक फॉर्म है। ये भी ऑयल की तरह की होती है लेकिन ये एक्रेलिक पेंट इसने यूज़ किए हुए हैं। अब ये भी एक आर्ट की फॉर्म है और ये भी लोग यहाँ पे बहुत पसंद करते हैं। और लकीली हमारे लाहौर में लैंडस्केप की जो फॉर्म है ये भी बड़ी रिच है।
गैलरी की मैं बात करूं तो यहाँ पर कितने आर्ट पीसेस इस वक्त मौजूद हैं? 4000 से ज़्यादा आर्ट पीस हमारे पास 4000 प्लस। ये डिस्प्ले हमारा बहुत छोटा है, लेकिन हमने स्टॉक में बहुत सा यानी कि ना आर्ट वर्क रखा होता है। अच्छा, एग्जीबिशंस की अगर हम बात करें तो ये गैलरी अब तक कितनी एग्जीबिशंस करवा चुकी है? बहुत सी एग्जीबिशन हम कर चुके हैं। 1 ईयर में हमारा ये होता है कि 5 to 6 एग्जीबिशन हम करते हैं। सर, मैंने ये सुना है कि इस आर्ट गैलरी को ये एजाज़ हासिल है कि ये इंटरनेशनल लेवल पर भी एग्जीबिशन करा चुकी है। एक्चुअली इसकी हिस्ट्री ये है कि जब कोविड था तो सारा कुछ बंद था, गैलरियाँ भी बंद थी, तो फिर मैंने उस वक्त ये प्लान किया था कि क्यों ना हम कोई वर्चुअल एग्जीबिशन करें। तो उसके लिए फिर पहले हमने लोकल सोचा, लेकिन फिर मैंने कहा चले बाहर के आर्टिस्टों को एंगेज करते हैं। तो फिर उसमें हमने बहुत ज़्यादा काम किया, और जो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने सबसे पहली एग्जीबिशन की थी उसमें मोर देन 170 आर्टिस्ट थे और 65 कंट्री थी डिफरेंट, यानी कि जिसमें पूरी दुनिया को हमने कवर किया था, सारे आर्टिस्ट। सर, आप खुद भी एक आर्टिस्ट हैं, कैलीग्राफर हैं, तो अगर मैं आपकी पेंटिंग्स की बात करूं तो आप अपनी कैलीग्राफी में कौन सा खत इस्तेमाल करते हैं? कैलीग्राफी में मैं ट्रेडिशनल कैलीग्राफी करता हूँ, चूँकि कैलीग्राफी की फॉर्म में भी जो ट्रेडिशनल कैलीग्राफी है ये सबसे डिफ़िकल्ट फॉर्म है, सबसे मुश्किल, इसको कोई नहीं करता। ये चंद एक लोग हैं जो करते हैं। इसमें बहुत से खत होते हैं, जैसे फेमस खत सुलस है, खत नसक है, खत दीवानी है। तो ये जितने फॉर्म हैं उन सब पे मैंने काम किया हुआ और उस पर मैं कंफर्ट फील करता हूँ और मैं कैलीग्राफी पे काम करता हूँ। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। अगर आप एक आर्टिस्ट हैं और अपने काम को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप ऑयस्टर आर्ट गैलरी विजिट कर सकते हैं और यहाँ पर अपने काम को पूरी दुनिया के सामने रख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। क्रिकेट की बात कर लेते हैं। कुछ क्रिकेट का वो हसी ख्वाब जो पूरा ना हुआ, हमारा होम सीरीज कितने से बाद हम जीत ही जाते हैं एक होम सीरीज। ए टीम मैं कहूँगा न्यूजीलैंड की, उससे हमारी सीनियर तरीन टीम जो इस वक्त मौजूद है, अवेलेबल स्क्वाड, वो हार गया T20 मैचेस, जो कि हमारा खासा है, जिसमें हमने बहुत अरसे तक नंबर 1 हम रहे एंड वी आर द पायनियर्स T20 क्रिकेट के अंदर। और पाकिस्तान होम सीरीज हार गया। आप कह रहे हो कि हारा तो नहीं है, बराबर हुआ है। भाई ये वाला बराबर भी तो हारना ही है ना। मतलब आप एक जूनियर टीम से अपने घर में हार जाए, आई मीन जीत ना सके, तो वो हार ही होती है। आई एम सॉरी टू ऑल द क्रिकेट फैन, बट मैं इसको ऐसे ही ले रहा हूँ। वनडे सीरीज पर हमारी नजरें हैं T20 बराबर करने के बाद। सो हम देख रहे हैं कि क्या पता हम वनडे जीत ही जाएं, फिर ओले ना पड़ गए तो। और 5 एक रोजा मैच ओले पड़ गए थे ना चौथे मैच में। सीरीज का जी पहला मैच रावलपिंडी में होगा, क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड कप का साल है। कौमी टीम के पास वर्ल्ड कप की तैयारी का डेफिनेटली बेहतरीन मौका है। खिलाड़ियों की सलाहियतें हों, बैटिंग के मसाइल हों, स्पिनर की तलाश हो, ये सारी चीजें इंशाल्लाह वर्ल्ड कप से पहले आखिरी दिन तक हम तैयारी करेंगे। फास्ट बॉलिंग में पाकिस्तानी टीम आपको तो थोड़ी फिट है जी, लेकिन ये इतनी फिट यहाँ क्यों नहीं हुए, इस पे हम बात करेंगे। सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद है। अवैस, थैंक यू वेरी मच। ईद मुबारक आपको। खैरियत से हैं, कैसी गुजरी आपकी? ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम आप दोनों को, गुज़िश्ता ईद मुबारक आप दोनों को भी। लेकिन जो बिलेटेड हार के लिए वैस अफसोस भी। अच्छा अवैस, अब ये जो मामला थे, इमरान को ओले पड़ने का खदशा है क्या? वनडे मैच ये किस्मत के ओले हैं जो मैच के हवाले से। अब जो T20 है वो तो आपके सामने ही हुआ है जो हुआ है। वनडे के हवाले से कुछ होपफुल रहे हैं? वनडे में वैसे बारिश पाकिस्तान, क्योंकि इस्लामाबाद में 72 आवर्स से जो सा उसने दिखाया हुआ प्रेडिक्शन की बारिश यहाँ पर है, क्योंकि जो परसों होना है थोड़ा बहुत बारिश का स्पेल वहां पर है। फिर फ्राइडे को शदीद बारिश है यहाँ पर, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग सैटरडे को शायद मैच है यहाँ पर। तो बारिश वाला स्पेल तो बीच में आता रहेगा, लेकिन ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा जैसे वो पिछला T20 मैच हुआ था। लेकिन T20 की सीरीज की मैं बात करूँ, जैसे आप लोग भी इंट्रो में कह रहे थे, पाकिस्तान आपको पता है वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है दुनिया में। अगर T20 की बात करें, चाहे बॉलिंग यूनिट को कंपेयर कर लें, बैटिंग यूनिट को कंपेयर करें, लेकिन जो डिजास्टर पिछले मैच में हुआ था, खासकर की कप्तानी की, जो मुझे नहीं पता कैप्टनसी माइंड क्या उस वक्त चल रहा था। अगर मैं चलें स्टार्ट कर लूँ न्यूजीलैंड बैटिंग ऑर्डर से, आपने बड़ा जबरदस्त अपना काउंटर अटैक किया। शाहीन शाह अफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को जल्दी अपना आउट किया, 2 खिलाड़ियों को। चैपमैन की मैं बात करूं, देखें चैपमैन का जो हिस्ट्री है वो हांगकांग की तरफ से पहले खेलता रहा। उसके वालिद क्योंकि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, वो एलिजिबल हुआ न्यूजीलैंड टीम में। उसने हांगकांग का पूरा मिडिल ऑर्डर संभाला हुआ था। ही इज अ गुड प्रॉस्पेक्ट। T20 ज्यादा वो उसको सूट करता है और खेलता भी है। लेकिन वो लड़का हमेशा राइट आर्म ऑफ स्पिनर के खिलाफ वो स्ट्रगल की है उसने।
मैंने एक नाम नहीं लूंगा, बड़े एक हाई पोजीशन पे पीसीबी के वो हैं ऑफिशियल, तो मैंने मैच के टाइम उनको मैसेज किया, मैंने कहा सर अगर मैं बैठ के बाहर अगर मैं उसके खिलाफ खेला हूँ, मैं अगर सोच सकता हूँ बैठ के, तो आपके जो एनालिस्ट बैठे हैं उनके दिमाग में बात नहीं चल रही क्या? उन्होंने कप्तान को देखें, मैं मान नहीं सकता कि कप्तान को बाहर से कोई चीज ना गई हो, ना कोई एक रिस्पॉन्स किया हो, ना कोई चीज गई हो कि भाई ट्राई समथिंग डिफरेंट। देखें जब आपके प्राइम फास्ट बॉलर्स मार खा रहे होते हैं, दैट मींस कि कहीं ना कहीं आप दोनों चीज से एग्री करेंगे, आप अपना पार्ट टाइम स्पिनर बीच में लेके आते, पार्ट टाइम बॉलर लेके आते हो बीच में। आपके पास इफ्तिखार अहमद मौजूद था जो कि प्रॉपर एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, उसको बीच में आप क्यों नहीं लेके आए हैं? राइट आर्म ऑफ स्पिनर को आप बीच में लेके आते, वो आपको ब्रेक थ्रू शायद दे देता, यहाँ पर सबको मार पड़ी थी। अच्छा, अगला जो मेरा सवाल है, क्रिटिसिज्म भी कह ही लें इसको, बाबर आजम की बतौर प्लेयर नहीं है उनकी अपनी गेम के ऊपर, वो 0 पे भी आउट हो जाए, वो 100 कर लें, ही इज नंबर 1, ही इज द बेस्ट, वी स्टिल बिलीव कि वो सबसे बेहतरीन प्लेयर हैं इस वक्त क्रिकेट के अंदर मौजूद। लेकिन एज अ कैप्टन जो हम बात कर रहे हैं, एक तो उन्होंने एक रटी रटाई प्रेस कॉन्फ्रेंस है बाबर आजम की, रिस्पेक्टेड कैप्टन बाबर आजम, हमें अपनी गलतियों से सीखना है, बिल्कुल जी डेफिनेटली हमें करना चाहिए था, हमें नहीं करना, टीम जीतती है टीम हारती है, ये रटे रटाए उनके जुमले हैं। पिछली 6-8 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस निकालने बाबर कोई मुख्तलिफ बात नहीं करते, ऐसा लगता है उनके कोच ने उनके गाइड ने उनको ये बताई हुई है। बीइंग प्लेयर आई थिंक यू शुड टॉक अबाउट टेक्निकलिटीज, कहां पे आपने मैच छोड़ा है, कहां पे, और फिर अगले मैच में आपने उन टेक्निकलिटीज को, उन गलतियों को ओवरकम करके दिखाना होता है कि पिछले मैच में ये गलती हुई थी, इस मैच में हमने नहीं की। अगर किसी का स्लो ओवर रेट है, स्लो रन रेट है, स्लो स्ट्राइक रेट है, वो वही चल रहा है, फील्डिंग में गलतियां वही चल रही हैं, कैप्टन कहां नजर। हम हर दफा जब पाकिस्तान को बड़ा मैच हारता है तो यही बात करते हैं कि यहाँ पे स्ट्रैटेजी कैप्टन की ये होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाती। योर टेक ऑन दैट। अगर आप अभी स्टैट्स निकाल लेना, मैं आपको मजहर अरशद, चले मैं नाम बताता हूँ, मजहर अरशद की बात मैं कर रहा हूँ, अगर आप स्टैट्स निकालें यहाँ तक कि पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस रही है पूरे इस वक्त, अगर हम होम सीरीज की बात मैं कर रहा हूँ, आप इंग्लैंड से भी हारे हैं, आपको याद हो T20 सीरीज जिसमें हम कहते हैं दुनिया की नंबर 1 टीम है हम लोग, उसके अलावा हम लोग हारे हैं अपना क्या नाम है न्यूजीलैंड से भी हम हारे हैं। आपकी जो होम सीरीज है वो इतनी खास आपकी रही नहीं है पाकिस्तान की, चाहे वो 3-4 सीरीज आप लोगों ने खेली है, वो आपकी इफ्स एंड बट्स में रही है कि परफॉर्मेंस होगी क्या होगा मामला। तो आप की बात करें, देखें बैटिंग आपकी अपनी जगह ठीक है, आप दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन, इसमें कोई डाउट नहीं, सारे मामला हैं, लेकिन आपको एक चीज रियलाइज करनी है कि बैटिंग कुछ हो रहा है, कैप्टनसी कुछ हो रहा है। आप पाकिस्तान को 23 करोड़ आवाम को लीड कर रहे हैं। आप देखें ना कैप्टनसी में, चले इफ्तिखार की तो मैंने बात की, मैं आपसे ऑफेयर भी बात कर रहा था, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, जब आपके अटैक फास्ट बॉलर ने प्रेशर डाला हुआ है, एहसान उल्लाह था बॉलिंग करवाना है, एहसान उल्लाह पहले ओवर में करवाता है, 1 स्कोर देता है, ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली आप उसको चेंज करके आप शादाब खान को बीच में ले आते हो। यार जो एक मोमेंटम बना हुआ था बॉलर का तोड़ देते हो, क्योंकि उसने शादाब खान को अटैक किया, आपने देखा वो शादाब खान मार पड़ी है, वहां से ही गेन द कॉन्फिडेंस। उसके बाद जो आपने फील्डिंग करवाई है, स्पेशली आपके फास्ट बॉलर्स को देखो कि वो इतने ज्यादा अंडर प्रेशर उनको वो ले आया हुआ था। चैपमैन की मैं बात करूं चाहे निशम की बात करूं, इतने अंडर प्रेशर थे कि उनसे समझ में नहीं आ रही थी कि मैंने स्लोअर वन कौन सी करवानी है। शहजाद अफरीदी को जहां मार पड़ रही है, आपके सारे के सारे बॉलर्स कोशिश कर रहे थे कि हम ब्लॉक और डिलीवरीज में करवाएं, वो कन्वर्ट होती रही फुल टॉस के अंदर। आपने फिर देखा लास्ट के अंदर जाके चैपमैन ने बहुत एग्रेसिव खेला है जी, और उनका लास्ट वो जो स्ट्रेट ड्राइव था, वो तो ऐसा लगता था कि वो कोई किसी अंडर 16 बॉलर को मारा है उन्होंने, कोई बड़े बॉलर को नहीं मारा। रिजवान की लोग देखें, रिजवान ने परफॉर्म किया है, सारे मामलात हैं, उसने अच्छा लीड किया पाकिस्तान को, सारे अपनी चीजें, लेकिन मैं रिजवान का आपको बता रहा था कि जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट की थी इनिंग्स, आपको पता बड़ी जबरदस्त उनकी जारहाना इनिंग्स थी, बड़ा एक अच्छा वो लेके चल रहे थे अपना रन रेट भी, लेकिन आखिरी 9 बॉल्स में उन्होंने सिर्फ 12 स्कोर किया है। ओ भाई, आप पाकिस्तान खेल रहे हो या आप अपनी पर्सनल सेंचुरी के लिए खेल रहे हो? मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, चाहे वो इमाद वसीम हो चाहे फहीम अशरफ हो। देखें जिस वक्त आप आखिरी ओवर, जिस वक्त इमाद वसीम मार रहा था तो दैट मींस कि उसको बॉल फुटबॉल नजर आ रहा था, जिस तरीके से वो लगा रहा था स्कोर, शायद 1-2 छक्का लग जाता, 1 चौका लग जाता, तो आप फिर भी 15-16 रन शॉर्ट थे। उसके बाद जब फहीम अशरफ आया, फहीम अशरफ को भी काम था कि आखिरी 2 बॉल्स बाकी थी, बॉल वो घुमाता, बैट घुमाता, जो भी करता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। वैसे हमारे पास टाइम कम है, मैं चाहूंगी वनडे सीरीज के हवाले से भी आपसे कमेंट ले लूं, जिससे हमने इंट्रो में भी कहा कि वर्ल्ड कप का साल है, पाकिस्तानी टीम अभी तक कशमकश का शिकार है कि हमने जो फाइनल हमारा ऑर्डर है, हमने किस तरह से उसको लेके चलना है। और वर्ल्ड कप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, इसको हम इतना लाइट नहीं ले सकते, और अभी तक हमारे प्रैक्टिस मैचेस ही नहीं खत्म हो रहे, तो हमने आगे जाके किस तरह से अपने स्क्वाड को इतना स्ट्रेंथन करना है कि वो वर्ल्ड कप के लिए बेहतर परफॉर्म करे। हाउ डू यू सी दैट? और मतलब आपका क्वेश्चन क्योंकि अच्छा इसलिए क्योंकि अगर आप बात करें पूरे अपना सीरीज की, तो आपके पास सिर्फ 5 वनडे मैचेस हैं वर्ल्ड कप और एशिया कप से तैयारी की, इसके बाद आपके पास कोई मैचेस नहीं है। आपने जो अपना प्रॉपर स्क्वाड उतारना है इसी अपना सीरीज के अंदर आपने उतारना है। जो सबसे बड़ा इस वक्त जो मेरे लिए मसला है वो आपका मिडल ऑर्डर है वनडे के अंदर। आप देखें आपका मिडल ऑर्डर कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है इतना, आपके पास हारिस का वापस लेके आए, लेकिन मिडल ऑर्डर में स्टिल आपके पास वो बैट्समैन मौजूद नहीं है जो कि खुदा ना खास्ता अगर ऊपर से जल्दी
लड़के आउट होते हैं तो नीचे स्टेबिलिटी कौन देता है? मैं इसलिए बात करता हूँ कि यार बाबर आजम को भी कहीं ना कहीं शायद देखिए ये सीरीज होती है बेसिकली आप ट्राई करते हो अपने बेस्ट कॉम्बिनेशन को, कहीं ना मिडिल ऑर्डर के अंदर आके आप बैटिंग करो ताकि जो एक मिडिल ऑर्डर के अंदर जो एक स्ट्रॉन्ग बैट्समैन चाहिए उसकी कमी हमें पूरी हो सके। लेकिन वो कहते हैं ना हार का डर अगर दिल से निकलेगा तो उसके बाद ही आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे ना, और उसके लिए आपको एक एग्रेसिव कैप्टन होना पड़ेगा, जो कि अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम फिलहाल नहीं लग रहे हैं हमें। वेरी मच टाइम हमारा खत्म हो गया। इनफैक्ट सेगमेंट का मोहम्मद अवैस अपना तज्जिया हमारे सामने रख रहे थे, कुछ बहुत अच्छी रिपोर्ट्स क्रिकेट से आई नहीं है, बट लेट्स होप फॉर बेटर क्रिकेट इन वनडे सीरीज। देखते हैं क्या होता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। दूसरा हिस्सा प्रोग्राम का शुरू हुआ चाहता है। सो ये बड़ी अहम खबर थी, इसलिए हमने सोचा कि हम टॉप ऑफ द आवर इसको डिस्कस करेंगे। कल बड़ी अहम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने की। उन्होंने काफ़ी जामे अंदाज से और बड़ी तवील ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आई थिंक ये चौधरी साहब का पहला इंटरेक्शन था DGISPR का बाकायदा मीडिया के साथ, जिसमें उन्होंने तमाम जो उमूर थे और काफ़ी पेंडिंग क्वेश्चंस थे जिसको उन्होंने आंसर किया। मगरबी बॉर्डर से मशरकी सरहद तक तमाम उमूर का अहाता किया। मकबूजा कश्मीर पर दो टोक अल्फाज में जो पाकिस्तान की पोजीशन है उसको वाजे किया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कश्मीर के मौके पर न इससे पहले कोई समझौता किया गया है, न आइंदा किया जाएगा। भारत की ये भूल है कि वो कश्मीर को अपना अटूट अंग समझे। हमने इस पर किसी किस्म की कोई भी पाकिस्तान की पॉलिसी की तब्दीली नहीं हुई है। इसके साथ साथ जो मुतनाज़ हैसियत है मकबूजा कश्मीर की, इसको तब्दील नहीं किया जा सकता। मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मुसल्लह अफवाज की जो ऑपरेशनल तैयारियां हैं इसके हवाले से भी आगाह किया और दुश्मन को पैगाम दिया कि तमाम शरंगेजियों से नबरदाजमा होने के लिए मुसल्लह अफवाज हम वक्त तैयार है। आज पाकिस्तान में कोई भी नो गो एरिया नहीं है। आखिरी दहशतगर्दी के खात्मे, दहशतगर्द के बल्कि खात्मे तक जंग जारी रखेंगे, ऐसा भी उन्होंने कहा। और DGISPR ने साथ साथ ये भी कहा कि दहशतगर्दी के वाक़यात में कलअदम TTP और बलूचिस्तान की तंजीमों का बैरूनी ताल्लुक सामने आया है। सवाद धमाका दहशतगर्दी का वाक़या नहीं है। पहली मंजिल पर माल खाने में बरामद किया गया जो गोला बारूद रखा गया था और TTP से मुज़ाकरात इस वक्त की हुकूमत का फैसला था। अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद पाक फौज की कुर्बानियां, उस वक्त जो हुकूमत थी उनके साथ था बिल्कुल, और पाक फौज की कुर्बानियां किसी से ढकी छुपी नहीं है। वतन अजीज़ को अमन का गहवारा बनाएंगे। और सियासी सवालात से मुतालिक भी बात की और कहा कि पाक अफवाज कौमी फौज है। अफवाज पाकिस्तान किसी खास सोच और नज़रिए की हामी नहीं है। हुकूमत के साथ गैर सियासी और आईनी एक रिश्ता है, इसे सियासी रंग ना दिया जाए। फौज ना किसी सियासी जमात के खिलाफ है और ना ही किसी सियासी जमात के तरफ उनका झुकाव है। तमाम सियासतदान, तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मौजूद है। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया हमें। कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो DGISPR है उनकी जानिब से बड़ी इंपॉर्टेंट थी, बड़ी तवील थी। और जिस तरह से उन्होंने चाहे कश्मीर का मामला हो, मुल्क की सिक्योरिटी का मामला हो, दहशतगर्दी के वाक़यात का हो, बड़ा उन्होंने एक जामे किस्म का ब्रीफ दिया है। किस तरह से देखते हैं आप कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को? देखें, ये DGISPR की एक्चुअली आई वुड से इट वाज ओवरड्यू ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहिए थी। जब से वो आए थे फर्स्ट ही कम ऑन द टेलीविजन स्पोक टू द प्रेस पीपल, लेकिन उन्होंने 3-4 बातें बड़ी फोकस और अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड किए। नंबर 1 कि फौज का और जो सिविल का आपस में ये बहुत एक इज्जत का और एक डिफरेंट किस्म की रिलेशनशिप है जिसमें बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं और फौज ए पॉलिटिकल है। अब हमारा सियासत पे कोई किरदार नहीं है, लेकिन हमारा रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है अवाम के साथ, हुकूमत के साथ। जो आइन में और कानूनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हम अदा कर रहे हैं और करते रहेंगे, हमारी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सेकेंड, उन्होंने जो बात की वो थी कि कश्मीर के बारे में, कि कश्मीर ना इंडिया कभी हिस्सा रहा है, ना रहेगा, ना कभी था। और इसलिए जब चीफ आर्मी स्टाफ ने टेक ओवर किया जनाब मुनीर ने, तो सबसे पहले वो उन्होंने कश्मीर पे लाइन ऑफ कंट्रोल करके वहाँ पे विजिट किया, ट्रुप्स के साथ मिल गए, घुल मिल गए और वहाँ पर उनको बताया, इम्पोर्टेंट बताई कश्मीर कितना इम्पोर्टेंट उनके लिए। कश्मीर में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। कश्मीर पे इंडिया ने जो अगर 2019 में 5 अगस्त को कब्जा किया, रिवोक किया 370-35, बट वी आर नॉट गोइंग टू गिव अप, ये बड़ा क्लियर था और उसमें हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम उन्होंने ये भी बताया कि हमने कितने उनसे रिलेशनशिप डाउनग्रेड किए हैं, डिप्लोमेटिक देख लें, हमारे ताल्लुक नहीं है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाहिर है कि दोनों तरफ मुसलमान हमारे भाई हैं कश्मीरी,
तो वो एक सीरीज फायर थी, लेकिन वो भी 2003 में एक मुआहदा हुआ था, उसके मुताबिक चल रहा था, अब जाके उसको अमल दरामद शुरू हुआ। सेकंड, इसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट बात थी ना, वो थी सिविल में जो आपका सोशल मीडिया और अवाम में जो एक बातें की जाती फौज पे, मैंने ये बहुत ही तकलीफ दें। असल बात ये है, देखिए 5th जनरेशन वॉर पे इंडिया ने हमारे पर अटैक किया होगा, उसमें सबसे पहले एनिमी का नैरेटिव जो होता है कि फौज और अवाम का जो ट्रस्ट होता है उसमें दरार डाल दो, उसमें उसको वीक करो, जिससे फौज कमजोर होती है। क्योंकि यू फाइट एज अ नेशन, आप कभी भी फौज मिलिट्री अकेली लड़ाई नहीं कर सकती है। इराक देख लें, लिबिया देखें, फिर आप सीरिया देख लें, हर जगह पर वहाँ फौज कमजोर थी, वहाँ पर रिश्ता नहीं था स्ट्रॉन्ग, और वहाँ अपने रैंक पूरे किए। हमारी वजह इंडिया को और दूसरी कुव्वतों को ये प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज बहुत बैटल हार्डेंड है, दे आर प्रोफेशनल और दे आर कमांडेड बाय प्रोफेशनल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और मुल्क से सिंगल हैंडेडली पूरे मुल्क में दहशतगर्दी खत्म कर दी। जो काम 51 कंट्रीज नेटो की अफगानिस्तान में नहीं कर सकी, हमने वो खत्म कर दिया। सो दे रियलाइज कि आप फौज को पहले कमजोर करो, फिर पाकिस्तान को जो भी जन साहब इस दफा लेकिन एक सिनेरियो बड़ा मुख्तलिफ है ना, जिसपे कल जो डीजी हैं उन्होंने भी कल इस पे बात भी की, और मुझे उनके लहजे से भी लगा कि दे आर वेरी कंसर्न एंड दे आर सपोज टू बी। वो है जो अपने उनके जो एक्स सर्विसमैन हैं, जो आप जैसे रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, वो उनकी तरफ से उनका एक मखसूस तबका है, नॉट ऑल ओबियसली, लेकिन उनका एक मखसूस तबका है जो कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी भी कह सकते हैं इसको, ऐसा लगता है कि उसको लेकर चल रहा है और मुसलसल पाक फौज के ऊपर तनकीद करे। उसको जो उसके ऊपर जो लिबादा है वो तामीर का लिबादा है कि जी हम तो फौज को बेहतर करना चाहते हैं, इसलिए हम ये क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि उनकी उस राय को बहुत ज़्यादा देखा भी जा रहा है, जिसकी वजह से शायद ये लगता है कि उनकी राय मकबूल हो रही है। हो सकता है कि असल में ऐसा ना हो, लेकिन पाक फौज इस पर बड़ा कंसर्न नजर आई और उन्होंने कहा कि जी अगर कोई मौजूदा ऑफिसर नहीं है तो वो भी कानून के नीचे है। तो इस पे क्या सिर्फ ये बयान दे देना पाक फौज की तरफ से काफी होगा, क्योंकि ये सिलसिला तो बहुत ज्यादा हो रहा है और इसका इंपैक्ट भी कहीं ना कहीं डेफिनेटली मनफी सूरत में हो रहा है। इमरान, ये एक बहुत अहम बात, और इस पे DGISP ने बड़ी क्लियर वाज़ेह अल्फाज में बात की। देखिए, ये जो हमारी पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी है, इनका बेसिक काम है वेलफेयर के ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि जो रिटायर्ड ऑफिसर, JCO, सिपाही, उनको जो प्रॉब्लम है रिटायरमेंट के बाद, किसी को जॉब्स की है, किसी को बीमारी की है, किसी को और प्रॉब्लम है, फैमिली की है प्रॉब्लम है, बच्चों की शादियां हैं, पैसा नहीं है, जो बड़ी यंग एज में रिटायर हो जाते हैं। आप हैरान होंगे कि फौज में मेजर जो है 43 ईयर्स में रिटायर होते हैं, कर्नल जो है वो 45 to 46 ईयर्स में हो जाता है, ब्रिगेडियर 50-51 ईयर्स में रिटायर हो जाता है। दैट इज द टाइम उनकी लाइबिलिटीज होती है, बच्चों की एजुकेशन, बेटी की शादी, बच्चों के, तो ये इसलिए ये बताया गया कि जी देखें, आपके रिजर्वेशन है, फौज आप ये मिलते रहते हैं हमारे चीफ ऑफ स्टाफ के साथ, वहाँ अपनी सजेशन लेके जाते हैं, फौज उनको बात बताती है। लेकिन सियासत में आने का कोई, अगर सियासत में आने देन जॉइन अ पॉलिटिकल पार्टी एंड देन गो डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। आपने उनके नजरिए की बात नहीं जरूर करें, बट as long as you are not in political party and you are using this platform, इसको सियासत के लिए हमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। I'm also a retired officer, so I'm very clear about it। इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। फौज बहुत अच्छे तरीके से उनको ब्रीफ कर भी रही है, समझा भी रही है। कई जगह आपने देखा कि एक जगह सख्ती भी करनी पड़ी। I'm sure the message is understood and henceforth now वो काफी इस चीज का एहतियात करेंगे, कोई ऐसी लूज टॉक नहीं करेंगे जिससे आर्मी को एज ए इंस्टीट्यूशन नुकसान हो सकता है। डेफिनेटली होना भी नहीं चाहिए। दूसरी जानिब आपने ये वाले सवाल का तो जवाब दिया बगैर साहब, दूसरी जानिब ये जो कश्मीर वाला मामला है, इस पर हमने काफ़ी चहमगोइयाँ सुनी थी और उसके हवाले से भी कल उन्होंने बड़ा क्लियर स्टांस बताया है कि कश्मीर पे ना कोई ऑलरेडी हमारा कोई समझौता हुआ है ना होगा, और बड़ा क्लियर स्टांस है कश्मीर को लेके। इस हवाले से भी जो भी तमाम तर स्पेकुलेशंस थी, क्या आपको लगता है कि उनको एड्रेस किया है DGISPR ने? बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से किया, और उन्होंने खास तौर पे ये बता दिया कि कश्मीर जो हम कहते हैं कि हमारी शारक है, वाकई भी मीन इट, और इसके लिए हमने बहुत कुर्बानी भी दी है। नंबर 2, इंडिया की ये जेन से निकल जाना चाहिए कि जी इसके ऊपर वो कब्जा कर सकता है जब तक मुसल्लह फौज के एक सिपाही या हमारे ऑफिसर जिंदा हैं। और इसीलिए हमने जब ये ऐसी बात हुई थी, पाकिस्तान की हुकूमत ने भी उनसे अपने ताल्लुकात डाउनग्रेड कर लिए थे। हमने उनको यहाँ के हाई कमिश्नर को वापस कर दिया था, अमले में कमी कर दी, हमने तजारत खत्म कर दी, उनसे मुज़ाकरात खत्म कर दी। आज तक कंडीशन है, जब तक आप 270, 370 और 35A को वापस नहीं लेते हैं, हम आपसे निगोशिएट नहीं करेंगे, हम आपसे कोई तजारत नहीं करेंगे,
और इसके लिए हम बड़ी सख्ती से कायम हैं। इंडिया ने बड़ी कोशिश की है, बहुत कोशिश की है, पाकिस्तान आए, विजिट करें, हालात ठीक करो, बिकॉज जिस वक्त हम इनसे मुज़ाकरत इस टॉपिक पर करें, इसका मतलब हमने कश्मीर की मौजूदा हैसियत को एक्सेप्ट कर लिया। ये हम नहीं करना चाहते हैं, और इसके लिए जो कदम भी उठाना चाहिए, इसके लिए कश्मीर कमेटी है, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को बिल्कुल जाना चाहिए, ओएसी में जाना चाहिए, दुनिया की तमाम बड़ी ताकत G20 को बताना चाहिए कि व्हाट इंडिया इज डूइंग एट्रोसिटीज इन कश्मीर। और तो बच्चों बूढ़ों को जिस तरह शहीद करते हैं, पायलट एंड ब्लाइंड करते हैं, ये इनकी फौज इज अनट्रेन्ड। आपने 27 फरवरी को देख लिया कि हमने कैसे इनके 2 जहाज गिराए। ठीक, बिल्कुल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जब भी ऐसा कुछ हुआ है तो वी हैव रिटेलिएटेड, और वो दुनिया ने देखा। अच्छा, एक बड़ा इस वक्त जो प्रोपेगेंडा है, क्योंकि अब ब्रिगेड साहब हमें बातें थोड़ी खुल के करना पड़ेंगी, उसकी वजह यह है कि अगर फौज मुखालिफ बातें खुल के हो रही हैं तो फिर कम से कम उनका रिस्पांस अगर फौज इटसेल्फ नहीं दे सकती, जो कल डीजी ने भी कहा कि हम तुर्की ब तुर्की जवाब नहीं दे सकते हर चीज़ का, हमारा डिसिप्लिन हमें अलाउ नहीं करता, और उस इदारे की नेचर भी ऐसी नहीं है कि वो हर चीज़ का जवाब दे, लेकिन ऑब्वियसली वी कैन डिस्कस, यू हैव बीन द पार्ट ऑफ दिस। अब ये जो प्रोपेगेंडा एक पाक फौज को लेकर ये भी हो रहा है कि जी वसाइल की बड़ी कमी है, और इंडिया तो मुसलसल, इंडिया के वीलॉगर्स उठाएं या फिर उनका मीडिया उठाएं, मुसलसल ये तनकीद करो जी पाकिस्तान के पास तो इस्तेमाल के लिए तेल नहीं, उनकी फौज क्या लड़ेगी, ऐसी बातें हो रही हैं। कुछ हद तक कल DGISPR ने इसको भी क्लियर किया, लेकिन यू बीइंग द रिटायर्ड ऑफिसर, यू नो द थिंग्स, वी नो द टेक्निकल पार्ट, और जो हमारी इस वक्त टेक्निकलिटीज हैं, मुश्किलात भी कह सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद कल जिस रेजिलियंस की बात DGISPR ने की, कौम को इस पे किस हद तक कन्विंस्ड होना चाहिए कि देयर फोर्सेस आर रेडी टू काउंटर एनीथिंग? देखें, पूरी कौम को पता होना चाहिए कि मुसल्लह फौज 24 घंटे वो इसी अलर्ट के ऊपर है, और मुल्क की सलामती बका के लिए, चाहे वो हमारा ईस्टर्न बॉर्डर हो, वेस्टर्न बॉर्डर हो, सियाचिन के बर्फपोश पहाड़ हो, हर जगह पर वो मौजूद है, और वो इसको अपनी इबादत समझते हैं, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। पाकिस्तान फौज का ऑफिसर और सिपाही हर वक्त तैयार होते हैं शहादत के लिए। दे वांट टू टेक द लीड, दे लीड फ्रॉम द फ्रंट। आपने देखा हमारे ऑफिसर सबसे ज्यादा शहीद होते हैं जितने टेररिस्ट ऑपरेशन है ये जहाँ भी होते हैं, मिसालें मौजूद हैं। और सेकंड ये है कि इसमें हमने जो ये इकोनॉमिक क्रंच है, बिल्कुल है, 16% इतना बड़ा प्रोपेगेंडा होता है, फौज 50% बजट ले जाती है, इट इज ओनली 16% ऑफ द टोटल बजट। 1200 अरब रुपया मिलता है, पिछले 4 साल से इसके ऊपर कैप लगी हुई है। डॉलर 110-20 रुपए का था, अब आपके सामने 290 रुपए का हो गया। आप सोचें कितना इफेक्ट हो रहा होगा। लेकिन ऑपरेशन रेडीनेस, ट्रेनिंग पे देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। एक और बात इमरान में बताऊं, ये जिस दिन इंडिया को ये पता चला कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान की फौज कमजोर है, दे कांट डिफेंड देयर कंट्री, ये 1 मिनट नहीं लगाएंगे अटैक करने के लिए। दे आर स्केयर्ड ऑफ पाकिस्तान आर्मी। ये इनको अंदाजा है। हमने, आप यहाँ तक देख लें, इनका जहाज का पायलट पकड़ा, उसका जहाज गिरा, और जाके वहां पर हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड उसको दे दिया वीर चक्र। तो इससे अंदाजा लगाएं कि इनको कितना इनसिक्योर दे आर बेसिकली। तो इसलिए इस पर कॉम्प्रोमाइज। अच्छा ब्रिगेड साहब, इन द एंड मैं ज़रूर चाहूँगी ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात है, इसके हवाले से भी कल बात हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कल अदम TTP हो, बलूचिस्तान की तंजीमों, उनका बैरूनी जो ताल्लुक है उसके हवाले से भी आपको क्या लगता है कि जिस तरह से कल एड्रेस भी किया गया, और साथ साथ इनके हवाले से जो ऑपरेशन है वो कितना नेसेसरी हो गया है, क्योंकि ऑलरेडी पास्ट में हमने देखा है कि हमारी आर्म फोर्सेस ने बहुत बेहतर अंदाज में दहशतगर्दी पर काबू पाया है। देखें, पाकिस्तान मिलिट्री इज कैरिंग आउट रेगुलर ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। जहां खबर मिलती है, जो पहले आपके रद्दुल फसाद और उसके बाद वो दूसरे ज़रबे अज़ब थे, वही ऑपरेशन कंटिन्यू, हम नया ऑपरेशन नहीं प्लान करें, वी आर कंटिन्यूइंग विद इट। और इसमें बहुत कामयाबी हुई है। इसमें इंडियन रॉ जो है, दूसरी एजेंसी जो है, मुसाद, ये सारी आके इनको TTP को, उसके बाद BLF BLA जो बलूचिस्तान में है, उधर दाइश बैठे हुए हैं वहां पर अफगानिस्तान में, ये उसको फिर हमारे पास अफगान रिफ्यूजीज जो हैं 3 से 4 मिलियन अफगान रिफ्यूजीज को हमने रखा हुआ। इतनी बड़ी तादाद में हमने इकोनॉमिक क्रंच किया, वहां पर ये जाकर छुप जाते हैं। दैट इज अ ब्रीडिंग प्लेस, वहाँ हाइडिंग प्लेस है, सहूलतकारी वहाँ से इनको मिलती है। हम अफगान को यही कहते हैं कि कम से कम इनको वापस लें, ताकि हमने बहुत मेहमानदारी के वापस जिम्मेदारी इसको टेक ओवर करें। सो इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। रेस्ट एश्योर एवरी डे
24 आवर पाकिस्तान मिलिट्री इज प्रिपेयरिंग फॉर ऑपरेशन। पिछले कुछ अरसे में ये वाकयात तो बढ़े हैं, कल भी कलअदब टीटीपी का जिक्र दोबारा आया। हमने तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट बंद कर दिया था, लेकिन कल भी जिक्र आया और उस पर डीजी ने ये वाजे किया कि इनसे मुज़ाकरात उस वक्त की हुकूमत का फैसला था, उस पर जाए बगैर इन डिटेल्स अब ये वाकयात तो बहरहाल बढ़े हैं। आपको लगता है कि दोबारा से दहशतगर्द मुनज़्ज़म हो रहे हैं एंड दैट वाज रॉन्ग डिसीजन, और अब दोबारा से इसको रैप अप करने में हमें उतना ही टाइम लगेगा जितना में रद्दुल फसाद या ज़रब-ए-अज़्म में लगा था? लेकिन जैसे फौज कहती है कि वी आर अंडर द पॉलिटिकल गवर्नमेंट, तो जो गवर्नमेंट का फैसला होता है यू हैव टू एक्सेप्ट। जो पिछली गवर्नमेंट ने किया, दे शुड हैव रियलाइज कि इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो टीटीपी ने टाइम गेन किया, उसमें रीऑर्गेनाइज किया, अपने आप को रीएस्टैब्लिश किया। अमेरिकन वेपन एमुनिशन सारा अनअटेंडेड छोड़ के चले गए, पाकिस्तान को उनको मिल गया, लेटेस्ट वेपन इक्विपमेंट मिल गया, लेकिन पाकिस्तान के रेट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। सो अभी फिर उसी तरह इनके ऊपर ऑपरेशन है, ये भागते फिर रहे हैं, छुपते फिर रहे हैं, वन आउट ऑफ कोई ऐसा एक्टिविटी करते हैं जिसे ये जाहिर करते हैं कि हम जिंदा हैं, बट दे आर ऑलमोस्ट डेड। ये जो आप शम्मा होती है ना बुझने से पहले थोड़ी सी वो भड़कती है, तो ये अब इनकी कंडीशन है। दे वांट टू शो कि दे आर प्रेजेंट, बट आई थिंक दे हैव लॉस्ट मॉरली और मटेरियली, और उनका मोरल डाउन हो चुका है। इसलिए अनकरीब आप देखेंगे कि बहुत जल्दी इन चीजों में भी। ओके भाई साहब, एक मुख्तसर सवाल DGISPR के हवाले से, बिकॉज उनका पहला मीडिया इंटरेक्शन था। आप बहुत ज्यादा मीडिया पे इन रहते हैं और पहले डीजीज भी बहुत इन रहते थे, दिस वाज हिज फर्स्ट और बड़ा सरप्राइजिंगली आए भी थे। कैसा पाया आपने उनका बॉडी लैंग्वेज, अल्फाज का चुनाव तो बहरहाल बड़ा अच्छा था, आप इसको कैसे देख रहे हैं? आई वॉज टोटली इम्प्रेस्ड, बहुत कंपोज्ड, टू द पॉइंट, और जो उन्होंने फोकस करके पॉइंट बताने के सारे डेलीब्रेशन दिए और फिर बहुत अच्छे जवाब दिए। बेसिक जो उनका कॉन्सेप्ट था वो ये था कि हमें सिविल में, सियासत में मत घसीटे। नंबर 1, हम पाकिस्तान की बका के लिए हर वक्त तैयार हैं, हम अपनी ऑपरेशन ड्यूटीज कर रहे हैं, हमें क्रंच है लेकिन उसमें ऑपरेशनल और ट्रेनिंग के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। राइट ब्रिगेडियर साहब, वी आर फुली प्रिपेयर्ड। राइट सर, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज अभी कल की इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर अपना एनालिसिस हमारे सामने रख रहे थे। येस, इट वाज कॉम्प्रिहेंसिव, काफ़ी सारे इश्यूज को एड्रेस किया गया, चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, पहले से बढ़ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम बेहसियत कौम इससे निकलेंगे और पाक फौज के पीछे कौम जब तक खड़ी नहीं होगी ये हम नहीं निकल पाएंगे, और ये सबके कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, हमें तकसीम के बगैर आगे बढ़ना होगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस वक्त एक न्यूज़ अपडेट हमारे पास आ रही है, वो सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का जो बेंच है उसको डी लिस्ट कर दिया गया है। ये हम इस्लामाबाद बेंच की बात करें, आज का एलामिया है जिसके बाद ये सूरत हाल सामने आई है। इस बेंच को डी लिस्ट क्यों किया गया है, इसकी वजूहात क्या है? इब्तदाई इतलात शायद बंदयाल साहब की जो तबीयत है वो कुछ दुरुस्त नहीं है, लेकिन हम इस वक्त अकील अफजल हमारे नुमाइंदे हैं, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, उनसे जरा अपडेट ले लेते हैं। अकील, क्यों हुआ ये, क्यों डी लिस्ट किया गया बेंच? देखें इमरान, 2 बेंचेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो है बेंच 1 और बेंच 2 जिन्हें डी लिस्ट किया गया है। बेंच 1 में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला ने बैठना था। ताहम सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया है उसमें यह बताया गया है कि माइल्ड इलनेस की वजह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज सुप्रीम कोर्ट में नहीं आए। ताहम वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो घर है, सरकारी रहायशगाह है, वहां पर वो मौजूद है, जबकि इस बेंच के जो दीगर 2 मेंबरान हैं वो दीगर जो बेंचेस हैं उनमें बैठकर मुकदमा को सुनेंगे। दूसरी जानिब जैसे सरदार तारिक का बेंच जो था वो भी आज डी लिस्ट किया गया, जबकि जो दीगर 3 बेंचेस हैं, 5 मजमूई तौर पर बेंचेस है, 3 बेंचेस जो हैं वो मामूल के मुताबिक मुकदमा की समाअत कर रहे हैं। थोड़ा सा मेरे लिए भी और हमारे देखने वालों के लिए भी ये डी लिस्ट की जो टर्मिनोलॉजी है अदालत के लिए जरा एक्सप्लेन कीजिएगा, व्हाट इज दिस, ये क्या है डी लिस्ट हो जाना बेंच? देखिए बेंच का डी लिस्ट होना कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हम कहें कि ये आम हालात में होता नहीं है। जब भी बेंच में अगर 3 मेंबर्स हैं या 2 मेंबर्स हैं तो उनमें से अगर कोई एक मेंबर किसी भी खराबी या सेहत की वजह से या वो मौसम की सूरत हाल की वजह से अक्सर जजेस जो है छुट्टियों के बायस वो वापस इस्लामाबाद नहीं पहुंच पाते या पहुंचने में ताखीर हो जाती है तो वो दस्तयाब नहीं होते, तो उनकी वजह से फिर जो बेंच होता है उसको डी लिस्ट कर दिया जाता है। रजिस्ट्रार की जानिब से बाकायदा इस हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे मुकदमात बेंचेस के सामने लगे होते हैं, उस हवाले से वकला को, साइलिन को, जो दूसरे शहरों से आना होता है, उन सबको आगाह किया जाता है। ठीक है, तो बुनियादी तौर पे ये अदम दस्तयाबी की वजह से होता है, वो कोई भी जस्टिस साहब और उनकी कोई भी जाती वजह भी हो सकती है, सो ये कोई गैर मामूली वाकया नहीं है। ठीक है अकील, थैंक यू वेरी मच, इस हवाले से आगाह किया, हमारे आगाह कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक्सप्रेसो देखते रहिए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब वक्त हुआ जाता है हमारे सेगमेंट निकले तेरी तलाश में का।
थोड़ी सी तब्दीली हमने की है भाई, हमने कहा थोड़ी मोनोटनस ना आ गई हो ना, आप लोग थोड़ा सुन के किताबों के बारे में बातें परेशान ना हो गए हों। तो मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब तो हमारे शो का हिस्सा हैं और वकार अहमद मलिक उनके होस्ट हैं। आज हमने ये फैसला किया कि हम मुख्तलिफ जो लैंडमार्क्स है, जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो जगह हैं जिनकी वजह शोहरत मुख्तलिफ हवालों से है, हम उन पर बात करना शुरू करेंगे। इस सिलसिले में सबसे पहला मौजूद जो हमने चुना वो छज्जू का चौबारा है और इसके बारे में बड़ी कहावतें भी मशहूर है। ये सब तारड़ साहब की ज़बानी सुनते हैं। देखते हैं आज का सेगमेंट निकले तेरी तलाश में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। आज हम किसकी तलाश में निकले हैं? आज हम निकले हैं छज्जू के चुबारे की तलाश में। छज्जू की चुबारा जो है वो हमारे मुहावरे में बहुत ज़्यादा आता रहा है और यहाँ तक कहा जाता रहा है, एक दावा है कि वो मज़ा बल्ख में भी नहीं है और बुखारे में भी नहीं है जो कि छज्जू के चुबारे में है। और छज्जू का चुबारा जो है वो लाहौर में है। हमने तारड़ साहब से सिर्फ ये रहनुमाई लेनी है कि हमारे नाजरीन में से अगर कोई फ़र्द छज्जू का चुबारा आज देखना चाहे, तारीख में तो इस हवाले से जिक्र है कि वो बहुत वसी व अरीज़ इमारत थी, लेकिन आज अगर छज्जू के चुबारे की कोई बाकियात देखना चाहे तो उसको कहाँ जाना चाहिए और छज्जू का चुबारा है क्या, इसकी तारीख क्या है, इस हवाले से तारड़ साहब से जानते हैं। तारड़ साहब, आपने वो हमारा तो बहुत मतलब है कि पॉपुलर मुहावरा के जो मज़ा छज्जू दे चुबारे वो ना बल्ख ना बुखारे। पहले हम यही सोचा करते थे कि ये सिर्फ मुहावरा है, लेकिन इट इज़ ए फैक्ट, हिस्टोरिकल एक हकीकत है कि छज्जू राम जो छज्जू भगत कहलाया, क्योंकि दरवेश था, सूफी था और लाहौर का एक सुनार था और कीमती अशिया का वो था, सौदागर था, लेकिन ज़ात का दरवेश था। जिस तरह अब्दुल्ला आहंगरी करते थे, लोहार थे लेकिन दरवेश थे, क्योंकि दरवेश का कोई पता नहीं होता, कोई ऐसा खास कपड़े पहन के नहीं बैठा होता, वो हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, उसके लिए माहियत कल्ब चाहिए। तो बहरहाल तो छज्जू भगत जो था लाहौर के अमीर तरीन लोगों में शामिल था और मियाँ मीर साहब का मुरीद था, नंगे पाँव उनके यहाँ जाता था। मियाँ मीर साहब की सबसे बड़ी खसूसियत ये है, 1550 में वो सिस्तान वगैरह में पैदा हुए और वहाँ से आए कि उनको बड़े पीर भी कहा जाता था। और उनकी सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि एट वन टाइम 3 हिस्टोरिकल जो शख्सियात हैं वो उनकी मुरीद थी। एक छज्जू भगत, दूसरा गुरु अर्जन देव, सिखों के जो गुरु, और गुरु अर्जन देव फारसी के बाकमाल शायर थे, उनका मजमुआ भी आपको मिल सकता है। और तीसरा दाराशको, द क्राउन प्रिंस ऑफ मुगल इंडिया। और बाद में जाहिर है कि जो कुछ हुआ, मैं समझता हूँ कि अगर दाराशिको बादशाह बन जाते तो शायद मुगल सल्तनत 100-200 साल और चल जाती। बहरहाल हम बात कर रहे हैं छज्जू भगत पे। तो छज्जू भगत जो थे वो इनके मुरीद थे और कहा जाता है कि बाज़ औक़ात मुख्तलिफ मुरीद आते थे मियाँ मीर साहब के पास और उनसे कोई मसला पूछते थे, जो भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो कहा करते थे कि छज्जू से पूछो, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इस मामले में वो हमसे बेहतर जानता है। छज्जू ने एक चौबारा बनाया यहाँ पे शहर लाहौर में और उसकी शानदारी ऐसी थी, इसीलिए कहा गया कि जो मतलब छज्जू दे चौबारे के जो आर्किटेक्चर उसका है, जो हुस्न उसका है, वो बल्ख और बुखारे में कहाँ हो सकता है। तो सारा दिन वो करता था, कारोबार करता था, पिछले पैर आता था, वो सीढ़ी लगा के ऊपर चला जाता था आखिरी मंजिल पे और फिर किसी को मिलता नहीं था, वहाँ पे ज्ञान ध्यान में मसरूफ़ रहता था। और हाँ, मियाँ मीर साहब के जब वो मुरीद हुआ तो वो बुत परस्ती से तायब हो गया था, यानी वाहदानियत पे उसने यकीन करना शुरू कर दिया। तो आज एक छज्जू का चौबारा है शहर लाहौर में। अच्छा, वो चौबारा है या उससे मंसूब एक इमारत है और वो छुपी हुई है लोगों से। अगर आप रेलवे रोड की तरफ से, रेलवे रोड चौक की तरफ से म्योस्फेयर में दाखिल हो तो लेफ़्ट हैंड पे एक वार्ड है खुसूसी, उसके ऊपर ढलमा सड़क जाती, उसके अंदर है। वो अमला को इतना इतराज़ नहीं करता और यकीन कीजिए कि मैं एग्जेजरेट नहीं कर रहा, उसकी जो डेकोरेशन है, उसकी जो सजावट है, उसमें जो शीशे लगे हुए हैं, छोटा सा शीश मार लगता है, और उसकी जो आराइश है, खिड़कियां हैं और जो माहौल है, वो छोटा सा ताजमहल लगता है और बहुत कम लोगों ने उसे देखा है। और पहले तो मुझे अफसोस हुआ कि इतनी कीमती चीज़, लाहौर की सबसे खूबसूरत इमारत अगर मुझे कहा जाए अपने हुजम के हिसाब से भी, वो छज्जू का चौबारा है।
तो पहले तो मुझे अफसोस हुआ कि ये इतना हिडन है, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि ये इसके लिए बेहतर है, क्योंकि अगर ये कहीं आम होता और बहुत सारे लोग जाते, और आप जानते हैं कि हमारे लोग तारीखी इमारतों पे जाके क्या करते हैं, और ऐन मुमकिन है कि कोई साहब जो है तैश में आके उसको मतलब है कि बाबरी मस्जिद का इंतकाम ले लेते, तो आज भी छज्जू का चबारा वहाँ पे मौजूद है। और ये वाकई दुरुस्त है कि जो मज़ा छज्जू दे चबारे वो बल्ख न बुखारे। बहुत शुक्रिया तार साहब। नाजरीन, निकले तेरी तलाश में जो है इसका सिलसिला जारी है। अगली किस्त में हम किसी नई चीज़ की तलाश में निकलेंगे और इस तलाश के हवाले से हम रहनुमाई जो है वो तलब करेंगे मुस्तनसर हुसैन तार साहब से। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान वीलॉगर से करवाते हैं जिनको तारीख से बड़ा लगाव है, और वो लाहौर के उन तारीखी मकामात को मंजर आम पर ला रहे हैं जिनके बारे में मुझ जैसे लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं पता और आम लोगों को भी कम ही पता। साद जायद की हम बात कर रहे हैं। इनका अपना यूट्यूब चैनल है जिस पे ये मुख्तलिफ वीडियोज़ के ज़रिए लोगों को बताते हैं कि कौन से ऐसे मकामात हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं, जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और ये इनका पैशन भी है, और विद दैट इस पैशन को इन्होंने लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया। मुझे ये बात इनकी बड़ी अच्छी लगी, और अब जस्ट विजिटेड हिज यूट्यूब चैनल अरमला, तो मुझे लगा कि साथ बड़ी एफर्ट करते हैं, और ये एफर्ट इनकी सिर्फ इसलिए नहीं है कि लोग इनको देखें, मुझे लगता है कि तारीख को बहुत मस्सर तरीके से महफूज कर रहे हैं। दिस इज़ अ ग्रेट सर्विस टू द कम्युनिटी। एग्जैक्टली, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम शायद बहुत सारे ऐसे मकामात पे जाते हैं जिनकी हिस्टोरिकल वैल्यू या जिनके पीछे एक हकाइक की लिस्ट है, वो हमें नहीं, फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं पता होते। सो इनकी वीडियोस में अगर ये चीज़ देखने को मिलती है, स्पेशली लाहौरी हो या बाहर वाले भी, ओवरऑल पाकिस्तान से, दुनिया भर से अगर इन तारीखी मकामात के हवाले से जानते हैं तो इनकी वीडियोस जानना चाहते हैं, आपको क्यूरियोसिटी है इनकी वीडियोस के जरिए मुख्तलिफ जगहों की। वैसे एक थोड़ा सा क्रेडिट हम भी लेंगे, हमने भी मेरा पाकिस्तान में इस हवाले से बड़ी कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कितना कामयाब हुई तो आप बता सकते हैं। और अभी हम इसको काउंटर चेक करेंगे। हाँ, और अभी हम इसको काउंटर चेक कर लेंगे। सो साद इज राइट नाउ लाइव विद साद जाहिद। हमने इनको इनवाइट किया और ये आ भी गए इतना लसुब। साद, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है जिंदगी में अदर देन द वीलॉगिंग? इस पे तो हम बात करेंगे। इट्स फुल टाइम जॉब सर। ये ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़ा पार्ट टाइम लेके चलें, क्योंकि जितना काम किया है वो तमाम चीज़ें की हैं, 170-80 साइट्स को निकालना, एक्सप्लोर करना, इट्स अ फुल टाइम जॉब, फिर जाके ये तमाम चीज़ें। अच्छा सर, ये ज़रूर बताइएगा, आपने एक यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट से इसका आगाज़ किया था और उसके बाद फिर फर्दर आपने इसको अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू करना शुरू किया। क्या आगाज़ हुआ और आपको क्यूरियोसिटी हुई या आपको हमेशा से हिस्ट्री के अंदर या इन फैक्ट्स एंड फिगर्स के अंदर इंटरेस्ट था तभी आपने इसको परस्यू किया? ये बिल्कुल इत्तफाकिया चीज़ है। ये तो अक्सर इंटरव्यूज़ में कहता हूँ कि कभी भी ये डिसाइडेड नहीं था। एक प्रोजेक्ट से ये काम स्टार्ट हुआ था, और प्रोजेक्ट क्योंकि पूरी क्लास को पसंद आया, टीचर को पसंद आया, हमारी वो मैडम होती हैं पीटीवी में वो काम करती हैं, उन्होंने भी उस वक्त रिकमेंड किया था कि ये एक जॉनरा ऐसा है जो अभी फिलहाल बिल्कुल एम्प्टी है, टच नहीं किया हुआ। या आज से मैं बात कर रहा हूँ 2019 में, 19 में उस टाइम पे तो बिल्कुल ही इस पे काम नहीं हो रहा था, तो उस वक्त ये काम स्टार्ट किया था। फिर बाय द टाइम जो है वो कोविड आ गया, फिर तमाम चीज़ें रुक गई, थोड़ा और ज़्यादा स्पेस क्रिएट हो गई, तो उस टाइम पे फिर मोबाइल पकड़ के जहाँ पर लाहौर में कोई भी साइड है वहाँ जाके छोटी छोटी वीडियोस बना के, क्लिप्स बना के उसे फेसबुक पे लगाना शुरू किया। फिर फेसबुक से आगे यूट्यूब पे आ गए, यूट्यूब से आगे सारे जितने भी अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स हैं, टाइम टू टाइम उसे चेंज करते रहे। कभी लॉन्ग फॉर्मेट पे आ गए, आजकल जैसा रील्स का एक ट्रेंड है तो रील्स के अंदर उस चीज़ को, उस कंटेंट को लेकर आए, तो इस तरीके से करते करते ये 4-4.5 साल। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है, ऑब्वियसली हम भी लाहौर में रहते हैं, बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, हमने उस तरह से एक्सप्लोर नहीं किया, शायद हमें शौक नहीं है। आप चूंकि काम करते हैं, जगहों को आइडेंटिफाई करना, उनके बारे में प्रॉपर हिस्ट्री को बताना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हेल्प कौन करता है कि जगह आइडेंटिफाई, मकामी लोग हैं, कौन है जिनके हेल्प से आप ये जगहों को आइडेंटिफाई करते हैं और उनके बारे में बताते हैं? सबसे बड़े तो हेल्पर हमारे मुस्तनसर हुसैन तारर साहब हैं, लाहौर अवारगी उनकी किताब, इसके अलावा और इस तरह के बड़े सेगमेंट, जैसे आपका एक सेगमेंट चल रहा है मेरा पाकिस्तान के नाम से, उससे बड़ी हेल्प आउट होती है। लेकिन मेनली ये होता है कि आपके पास कुछ हिस्टोरिकल बुक्स हैं जो लाहौर की तारीख और तारीखी इमारतों के ऊपर लिखी हुई है। कन्हैया लाल की जो है वो तारीख लाहौर का अगर आप देख लें, या आप इसी तरह और भी 2-3 किताबें हैं,
वो आप मेरे पास मौजूद हैं। तो उसके अंदर एक बड़ी लिस्ट अवेलेबल है। जिस तरह अभी मैं थोड़ा सेगमेंट देख रहा था तो आपके वो छज्जू का चुबारा जो है वो चल रहा था। अब ये रिसेंटली ये प्रॉपर इस पे काम स्टार्ट हुआ है। ये लोगों को आइडिया नहीं था कि म्यू हॉस्पिटल के अंदर एक जो है अभी उसका एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स जो है वो बचा हुआ है। इसी तरीके से उस किताब के थ्रू बहुत लंबी लिस्ट है। तो अब उन लिस्ट में से आपको कैटेगराइज करना होता है कि आपको मंदिर कवर करना है, मस्जिद कवर करनी है, गुरुद्वारा कवर करना है, कोई पुरानी हवेली कवर करनी है, कोई चुबारा कवर करना है। तो वहां से सारी चीजें निकलती हैं, वही मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बनती है। तो जिस आंख से या जिस अदसे से लाहौर आपने देखा है अब तक, आई बिलीव अभी पूरा नहीं देखा होगा। नहीं, बिल्कुल उसको जितना आपने देखा है उसके बाद इफ आई आस्क एक लाइन में बताएं लाहौर क्या है आपके लिए? हाउ वुड यू से? लाहौर एक आवारगी है, लाहौर एक जुनून है, पागलपन है, एक ऐसा आप समझ लें कि शौक है, अगर आपको वो लग गया है। मैं लाहौर एक एडिक्शन है, हद से ज़्यादा एक ऑब्सेशन है। आप देखें, मैं उस दिन भी ये बात कर रहा था कि ऐसी सूरत हाल हो जाती है कि अगर आपको लाहौर की तारीखी इमारतें में इंटरेस्ट पैदा हो गया, अक्सर मेरे साथ अब ये होता है कि मैं बाइक पे जा रहा होता हूँ और कई दफ़ा उस रास्ते से गुजरा हूँ, लेकिन वहाँ पर हिस्टोरिकल साइड है, कभी गौर नहीं किया, लेकिन जब उसके आगे से गुजरता हूँ ऑटोमेटिकली गर्दन जो है ना वो उस तरफ मुड़ जाती है। ये कोई साइड है यार, ये तो कभी साइड आपको खींचती है, बुलाती है अपनी तरफ। ये मैं बड़े वसूख से बात कर रहा हूँ, ये हकीकत है, ये ऐसा होता है। ऑब्सेशन जब आप किसी चीज़ की हो जाती है वो खुद ब खुद आपके अट्रैक्शन जो है वो फिरोजपुर रोड से मैं कई दफ़ा आप भी गुजरते हैं, हम सब गुजरते हैं। अब फिरोजपुर रोड के ऊपर तकरीबन 130 साल पुराना जो है वो बंगला मौजूद है और बिल्कुल मेन रोड के ऊपर है। थोड़ा सा दरख्तों के पीछे चला गया, बिल्कुल ऐसी दरख्तों के पीछे चला गया, कभी नजर नहीं आया था। लास्ट टाइम मैं जा रहा हूँ तो वो गाड़ी में दोस्त के साथ ही बैठा हुआ था, तो अचानक उस तरफ जो है वो गर्दन टर्न हो गई, फिर जाके उसको एक्सप्लोर किया। आप जैसे लोगों को जहाँ पे लाहौर जैसे शहरों से और उसके मकामात से मोहब्बत हो जाती है, उनको एक्सप्लोर करने के बाद वहीं पे एक दुख का एलिमेंट बहुत ज्यादा उस वक्त होता है जब आप उनकी जुबू हाली देखते हैं, जब देखते हैं कि किस हद तक उनको नज़रअंदाज किया गया और कितना बुरा सलूक किया गया। इतना बुरा सलूक वो डिजर्व नहीं करते थे, मोहब्बत डिजर्व करते थे, केयर डिजर्व करते थे। योर टेक ऑन दिस? बिल्कुल ऐसे ही है, लोगों को बिल्कुल अवेयरनेस नहीं थी। मैं अब ये बात कहूँगा, अब पिछले 2-3 सालों से जिस तरह आपने और बहुत सारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के ऊपर जब लोगों ने हेरिटेज के हवाले से बात करना शुरू की, उसके ऊपर लिखना शुरू किया, काम करना शुरू किया, वीडियोस बनाना शुरू की, अब मैं देख रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में अवेयरनेस आ रही है। लोगों को अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो फ्रेस्को वर्क है ये कोई सादे हाथ से बनी हुई चीज़ नहीं है, इट्स अ कंप्लीट स्टोरी बिहाइंड दिस पिक्चर कि किस तरीके से उस दौर का इन्वायरमेंट होता था, राजे महाराजे बादशाह किस तरीके से बैठा करते थे, कनीज़ों का क्या कॉन्सेप्ट था। अब लोगों को आइडिया हो रहा है, चाहे उसमें कमर्शियल वाला एलिमेंट ऐड हो चुका है कि लोग इस तरीके से जो हवेलियां हैं तैयार कर रही हैं, उन्हें रेंट आउट कर रहे हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा शूट्स वगैरह होते हैं। चलें उस एंड से ही सही, लेकिन एटलीस्ट हमें ये देखना चाहिए कि चीज़ें जो है वो सेव हो रही हैं। तो उस लिहाज से अब लोगों को थोड़ी बहुत अवेयरनेस आना शुरू हो गई। अच्छा, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो हम में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। आप चूंकि लाहौर को एक्सप्लोर करें, मैं ज़रूर चाहूँगी हमारे देखने वालों को कोई ऐसी जगह जो आज तक आपके नज़दीक इतनी एक्सप्लोर्ड नहीं है, लोगों को उसका आइडिया नहीं है लाहौर के अंदर स्पेसिफिकली, और जो हमारी नज़रों के सामने है लेकिन हम उसको आप चाहती हैं लोग जाके खराब मजीद उसको नहीं, मैं अपनी क्यूरियोसिटी के लिए पूछ रही हूँ। मैं कह रही हूँ और ब्लॉग्स बन रहे हैं उसके ऊपर। हाँ जी, ऐसे मैम कई इमारतें हैं, कई दफ़ा हम उनके आगे से गुजरते हैं, हम उसको देखते भी हैं लेकिन कभी हम उससे नोटिस नहीं करते। अब जिस तरह हम फूड स्ट्रीट में जाते हैं, जो हमारी टकसाली बाजार वाला है, हम वो आपने देखा होगा एक रेस्टोरेंट है, उसकी रूफ टॉप पे जाते हैं, वहाँ से पिक्चर्स ले के आ जाते हैं। अगर उन्हीं रूफ टॉप की बैक साइड मुशायरे हुआ करते थे, उस इमारत में होते थे। अभी सूरत हाल उसकी काफ़ी कमज़ोर है कि उससे आबाद है अभी तक इमारत, जिसकी आप बात करें आबाद है? आबाद नहीं है, बंद है, ताला लगा हुआ है, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ की बारे में सुनने में आ रहा है कि उसको उन्होंने करना है, क्योंकि वो इमारत इतनी कमज़ोर हो गई है कि उसे पिलर्स लगा के उन्होंने स्टैंड किया हुआ है। तो उसको जाहिर है जब एक्सपर्ट्स बैठेंगे उसको कुछ वर्कआउट करेंगे फिर उसको ओपन किया जा सकता है। क्या वजह है लाहौर के हवाले से बाहर से जो व्लॉगर्स आते हैं या जो रिसर्चर्स आते हैं, दे वांट टू रीड अबाउट दिस सिटी, क्योंकि इतनी पुरानी तारीख है इसकी। हमारे यहाँ लोकल कंटेंट जो जनरेट हो रहा है और ख़ास तौर पे एक यंगस्टर की, इट्स नॉट जस्ट अबाउट व्लॉगर्स, एक यंगस्टर की उतनी तवज्जो इस शहर को लिखने पर, इस शहर को पढ़ने के ऊपर नहीं है। हमारी वो तरजीहात नहीं है जो इस शहर को लेकर होनी चाहिए। क्या कभी आपके जहन में बीइंग स्टूडेंट एंड देन नाउ जब आप इसके ऊपर एज प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, एक इंसान आता है और क्या ये नेचुरल है कि उनकी तवज्जो नहीं है, या फिर आपको लगता है कि नहीं ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है कि हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें लाहौर को और हम अपनी लाइफ के अंदर बिजी हैं, उसको नहीं देख रहे? सर वो मुहावरा है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। अब हमारे एंड पे हमें
बचपन से हम एक चीज़ को देखते आ रहे हैं, हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक इमारत है। बाहर से कोई रिसर्चर आता है, मैं मिसाल देता हूँ कि लाहौर जिस तरह एक हब रहा है सिखिज़म के हवाले से भी, रंजीत सिंह का एक पूरा इरा गुजरा है, फिर यहाँ पे उनके गुरु रहे हुए हैं 2-3, तो वो जब आते हैं वो पूरा रिसर्च वर्क करके आते हैं, वो आइडेंटिफाई करके आते हैं। जिस तरह अभी ये छज्जू भगत की बात हो रही थी, अब छज्जू भगत का और गुरु अर्जन देव जो 5वें गुरु हैं सिख के, उनका आपस में बड़ा करीबी ताल्लुक रहा है। अब जो सिख वहाँ से आता है वो इस छज्जू के चुबारे को भी लाजमी विजिट करता है। ये उनके लाहौर की मार्क्ड किस्म की जो डेस्टिनेशंस होती साइट्स होती हैं उनमें से एक होती है। हम समझते हैं शायद वो गुरुद्वारों में जाते हैं, वो इस तरीके से साइड पे भी जाते हैं। हम क्योंकि बचपन से उसे देखते आ रहे हैं, हम क्योंकि उसको उस लिहाज से उस एंगल से लेते नहीं हैं। शायद यही वजह है कि अब मैंने भी ये बाय द टाइम जो चीज़ें थी वो डिसाइड की थी कि एटलीस्ट लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए, नॉट जस्ट इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, बल्कि उसके बाद फिर मैंने टूर गाइड के तौर पर भी काम स्टार्ट किया। लोगों को डायरेक्ट वहाँ पर लेके जाना, लाइसेंस टूर गाइड हूँ मैं, तो वहाँ पर लोगों को लेके जाना, लोगों को डायरेक्ट दिखाना। अब एक अगला प्रोजेक्ट भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं इसी तरीके से कोई एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाह रहा हूँ लाहौर के अंदर रहते हुए, क्योंकि लाहौर को कहा जाता था बागों का शहर, अब यहाँ पे बागात नहीं नजर आते। एक ऐसी साइड को डिसाइड किया कि वहाँ पे खड़े हो तो आपको एक तरफ बागात का मंजर नजर आए, एक तरफ जदीद जो सारा हसल बसल लाहौर है वो नजर आए, फिर एक पुराना इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए और ऐसे लाहौर के इलाके में क्रिएट किया जाए जो पहले ही बड़ा हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंस अपनी रखता है। तो इंशाल्लाह ये तमाम चीजें कर रहे हैं, अपने एंड से हम कोशिश कर रहे हैं जितना हो सके। अच्छा साहब, मेरा एक सवाल है, ऑब्वियसली जिससे सर आप खुद भी बता रहे हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारी ऐसी तारीखी मकामात हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स का सही होना बड़ा ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं तो उसको काउंटर चेक करने वाले और जिस तरह से इंटरनेशनल लोग आते हैं यहाँ पे विजिट करते हैं, अब बहुत सारी जगहों से बहुत सारी अजीबोगरीब कहानियाँ भी मंसूब कर दी जाती हैं और फिर उनको मशहूर कर दिया जाता है। हमें बहुत सारे ऐसे वाक़यात पता है। सो इनको सही तरीके से रिपोर्ट करना और उसकी ऑथेंटिसिटी, क्या वहाँ के मकामी लोग हैं, बुक्स का रेफरेंस तो आपने दिया कि कुछ चीज़ें जो आप बिल्कुल क्लियरली उनको आइडेंटिफाई करते हैं और लोगों को बताते हैं। मैम 2 किस्म की जो है ना किसी भी साइट के बारे में इंफॉर्मेशन स्प्रेड होती है, बड़ी फेमस होती है। यहाँ तो वो आसेद ज़्यादा है अगर वो पुरानी है, यहाँ पे असरार मिला कभी भूत मुलाकात हुई किसी से? मुलाकात नहीं हुई है। लास्ट टाइम भी मैं बता रहा था कि बास चीजें जो है ना वो किसी इमारत के साथ एफिलिएट होती हैं और वो फील होती है, वो फील करवा देती हैं, अपना आप फील करवा देती हैं कि आप हमारी एक जुरिस्डिक्शन में आ रहे हैं, आपकी मेहरबानी है, आप यहाँ से चले जाएं। इतना होता है, ये जरूर है, ये बिल्कुल ठीक बात है। देखें एक चीज, एक जगह आपकी है, एक जगह मेरी है, मैं आपकी साइड पे बगैर आपकी परमिशन के आऊंगा, ऑब्वियसली आप रेजिस्ट करेंगे। और खास तौर पर मैं लास्ट टाइम भी ये बात कही थी कि अगर आप वहां से कोई चीज ले आते हैं, कोई चीज़ उठा के, कोई आपको बड़ा एंटीक पीस वहाँ पे पुराना पड़ा हुआ नजर आया, आपने उठा के ले आए हैं, वो चीज़ ज़्यादा असर करती है। वो फिर आपके मसल पेन होना, काम का ख़राब होना, स्ट्रेस फील होना, ये चीज़ें आप पे स्टार्ट हो जाती हैं। ये जो हमारे यहाँ इस तरीके से, you say it's not psychological, it's somehow paranormal होता है, It has an impact. मेरे क्वेश्चन का प्लीज जरूर आंसर कीजिएगा। और दूसरी जो इन्फॉर्मेशन इस हवाले से थी वो ये है कि लोगों को फैक्चुअल बेस पता होना चाहिए कि इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, किस इरा से बिलोंग करता है, सिख की इमारत है, मुस्लिम की इमारत है। जो बात मशहूर की जाती है कि जी इसके अंदर वो एक राजा रात को सोया था, सुबह जो है उसकी डेड बॉडी बाहर निकली थी, क्या ये बात ठीक भी है कि नहीं है? लाहौर में इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों के बारे में होता है, क्योंकि हमारे जो पुराने लाहौरी हैं, जिस तरह अंदरून लाहौर में आप चले जाएं, वो वहाँ पे नस्ल दर नस्ल बैठे हुए हैं। अब वहाँ पर कुछ स्टोरीज इस तरीके से जुबान ज़द-ए-आम चलती आ रही होती है। उनके वो कहते हैं, अक्सर ये बात कहते हैं, साढ़े वड्डिया ने दसिया है। वो जो साढ़े वड्डिया ने दसिया है ना, वो जरूरी नहीं है कि उनको किसी बड़े ने बताया कि वो जुबान ज़द-ए-आम चीज़ें चलती आ रही होती हैं, लेकिन ये कॉमन है, आपने उस चीज़ को भी इंजॉय करना होता है। अब वो किसी ने, मैं एक दफ़ा बैठा हुआ था तो उसने स्टोरी सुनाई कि ये बादशाही मस्जिद जो है वो एक बादशाह वजीर, मस्जिद वजीर खान जो है वो एक वजीर ने बनाई थी, इसलिए उसका नाम वजीर है, तो बादशाह ने उसके मुकाबले में आके बादशाही मस्जिद बनाई। अब ये तो हिस्टोरिकली ये रॉन्ग बात है, ये बात ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि वो बात कह रहे हैं, और अगर वो किसी ऐसे इंटरनेशनल टूरिस्ट को कह देगा तो वो कहेगा कि भाई कौन इंटरनेशनल टूरिस्ट ये स्टोरीज एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं, बाय करते हैं, क्योंकि देखें ना वो तो यहाँ पे बिल्कुल जीरो होते हैं, उनको तो आप जो बताएंगे उनको तो नहीं पता कि हम कैसे कैसे बनाते हैं, वो तो हम फेरी टेल स्टोरीज तो बड़ी जबरदस्त बनाते हैं, वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, वो चलता है इस तरीके से। अच्छा क्विकली साथ बताइएगा 5, आप चूंकि बहुत सारे लोग आपको देख रहे होंगे लाहौर के अंदर भी, कोई 5 ऐसी जगह जो आप रिकमेंड करेंगे कि लोगों को वहाँ जाना चाहिए, बहुत खूबसूरत भी है, हिस्टोरिकल वैल्यू भी उनकी बहुत ज्यादा है। एनी 5 places you want to recommend? लाल हवेली, अंदरून लोहारी गेट,
बहुत जबरदस्त है, वहाँ जाना चाहिए। लाल हवेली लाहौर एज वेल दिल्ली में तो है, 2 हैं। अच्छा, लाहौर में भी, बल्कि 2 नहीं है, 2 बाज 3 भी कहते हैं, लेकिन 2 तो मुझे खुद पता है जो मैंने ओके 200 साल पुरानी है। ये हमारे जो शेख रशीद साहब से की है उनसे भी पुरानी है। एक लाल हवेली अंदरून लोहारी गेट, एक बलाकी शाह की हवेली जो इसी जहाँ पे वो हमारे जेदा लस्सी वाला आपने बड़ा फेमस सुना होगा, उसके बिल्कुल पास है। एक हमारे ये जो मैं आपको बता रहा था टकसाली के अंदर जो एक पुरानी इमारत है, बिल्कुल उसका नाम कोई ऐसा नहीं है, उसे पीरज़ादा मेंशन कहते हैं, लेकिन वो बाद में नाम पड़ा है। इसी तरीके से एक वाटर रिजर्वेशन का जो एक सेंटर बनाया था ब्रिटिश राज के दौरान, पानी का सारा सैनिटेशन का निज़ाम जो है वहाँ पे कंट्रोल होता था, और वो निज़ाम तकरीबन 130-35 साल के बाद आज भी चल रहा है और एज इट इज़ चल रहा है, और पूरे अंदरून लाहौर को वाटर सप्लाई कर रहा है। एक वो साइड बनती है, और इसी तरीके से अंदरून के अंदर ये जो हमारी हवेली नो निहाल सिंह, जिसे जहाँ पे अक्सर आपने वो शूट्स वगैरह जो होते हैं वो वहीं पे होते हैं। तो ये 5 ऐसी साइट्स हैं जो लोग मस्ट रिकमेंडेड है, जो लाहौर में आए वो इन्हें लाजमी विजिट करें। ठीक है, और ये सारी जो है आपने कवर की हुई है साइट्स इन योर यूट्यूब वीडियोस, अब वहाँ से हेल्प मिल सकती है अगर आपको लोकेशन वगैरह के हवाले से। आपका यूट्यूब चैनल का क्या टाइटल है? व्लॉगोमेंट्री के नाम से, व्लॉग एंड डॉक्यूमेंट्री, उसको मिक्स करके मैंने बनाया व्लॉगोमेंट्री बाय साद। आप इसको सर्च करें और आपको लोकेशन वगैरह मिल जाएंगी। अब आपका एक टेस्ट हमने छोटा सा रखा, हमें बताया गया बैकएंड से कि देयर इज अ सुरंगों वाला बाजार इन दरबार, सुरंगों वाला दरबार। आप गए वहाँ पे? अभी अच्छा है आपने टेस्ट ले लिया, लेकिन दरबार जो है वो मेरी यॉनरा में अभी नहीं है। अच्छा, दरबार मेरी यॉनरा में नहीं है, मैं उसको भी स्टार्ट करना है, उस पर प्रॉपर वर्किंग करनी है मैंने, लेकिन अभी मैंने उस पर दरबार वाली जो नीश है उस पर वर्किंग। अच्छा, दरबार एक मुकम्मल आपने उसको रखा हुआ है कि वो एक अलग नीश बचा के रखी हुई है, इंशाल्लाह उस पर काम का आगाज करेंगे, और प्रॉपर जो है एक रिसर्च के साथ आएंगे। ऐसा नहीं है कि कैमरा उठाया दरबार चले गए, ये बुजुर्ग हैं और ये है, प्रॉपर उसकी बैक एंड से। अब जिस दाता साहब एक अंदाजा तो आपको हो गया ना कि बड़े पुराने लोग हमने बहुत हैं। दाता साहब के अंदर एक अंग्रेज की दाता दरबार के अंदर एक अंग्रेज की कब्र है, लोगों को आइडिया नहीं है। अच्छा, दाता दरबार के नीचे बेसमेंट में एक अंग्रेज की कब्र भी है, जो दाता साहब का जो है वो एक मानने वाला था। वो एक लंबी एक स्टोरी है कि किस तरह उसकी प्रॉपर मुलाकात हुई थी इनसे, एक बुजुर्ग की फॉर्म में वो आए थे। ठीक है साथ, बड़ी चीजें। थैंक यू वेरी मच साथ, बहुत अच्छा लगा, और आप जिस तरह से अपने व्लॉग्स के थ्रू लोगों को अवेयर करें, ये बहुत ज़रूरी है। हम लाहौर के अंदर रहते हैं और हम इसके हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे वाकिफ़ नहीं है, और जो रिकमेंडेशन साथ ने की है हम कोशिश करेंगे हम भी कुछ ना कुछ विजिट करें। आपको भी रिकमेंड किया है तो आप भी ज़रूर देखें, आपको मज़ा बिल्कुल जी। ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और शायद ने तो कहा था किसी और से मोहब्बत है, लेकिन हमारी ये जो लाहौर से मोहब्बत है, लाहौर से ही मोहब्बत है हमारी। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन साद। मस्ट विजिट हिज चैनल, देखिए इनके वीडियोस और उस पर फिर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अच्छे कॉन्टेंट को प्रमोट करें, बुरे कॉन्टेंट को नहीं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में आ गए। हमने कहा आपको वेदर अपडेट हम ज़रूर दे दें, क्योंकि मौसम के हवाले से कुछ प्रोडिक्शन है बारिश को लेकर, उसके लिए सरदार सरफराज साहब सही खबरें। इतनी गर्मी है, बारिश सरदार सरफराज साहब दे रहे हैं। सरदार साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आई होप यू आर डूइंग वेल। मौसम के हवाले से क्या जुम्मे के रोज़ से कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के हवाले से क्या पेश गोई है, ज़रा हमारे देखने वाले को बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल एक नया सिलसिला मगरबी हवाओं का दाखिल होगा कल से बलूचिस्तान के जनूबी अजला में, खासकर मकान डिस्ट्रिक्ट जो है उनकी चवारान उन एरिया से, तो फिर वो फैलते फैलते कराची और सिंध के दूसरे अजला पे भी फैलेगा। तो जुम्मे से लेकर पीर तक कहें कि इसके सिंध के बेशतर अजला में और बलूचिस्तान के खास जनूबी अजला में वहाँ पर खासा तेज़ फैल मुतवक्की है। उसमें बेला डिस्ट्रिक्ट, बेला डिस्ट्रिक्ट और ये चोरावारान और मकरान, ये जो इलाके हैं बलूचिस्तान के ऊपर, उन सभी एरियाज़ में तेज़ हवाओं के साथ, आंधी के साथ, चमक के साथ तेज़ फैल मुतवक्की है, कहीं बर्फबारी भी हो सकती है। और कराची समेत सिंध भर में मॉडरेट टाइप बारिश है, बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं है, लेकिन किसी जगह पर खासकर बदीन डिस्ट्रिक्ट और थरपारकर और उमरकोट और फिर खास डिस्ट्रिक्ट और सांगड़ और उस तरफ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जो बलूचिस्तान के साथ लगते हैं, दादू, कमर, शदापुर, इन एरियाज़ में निस्बतन तेज़ फैल हो सकता है। और फिर ये सिलसिला फैलते फैलते ज़ाहिर है पंजाब पे से होता हुआ पूरे पंजाब को पेट में लेगा, और केपी, कश्मीर, के बल्तिस्तान। तो मई का जो पहला हफ्ता है ये इसी तरह से कमोबेश ऑन एंड ऑफ गैप्स के साथ बारिशें ही रहेंगी। अच्छा भाई, और सिर्फ पहले हफ्ते में ही है, फिर उसके बाद जो गर्मी है, ये जो अभी ताज़ा लहर है, ये फिर वापस आ जाएगी सर साहब?
जी देखिए, यूजुअली तो मई और जून जो है ना ये गर्म तरीन महीने होते हैं पाकिस्तान में, खासकर साउथ में तो मई भी बहुत गर्म तरीन होता है, और ऊपर फिर जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं तो जून में ज़्यादा गर्मी होती है। तो मई का पहला हफ्ता या पहले 10 दिन है वो ठीक गुजरेंगे, उसमें कोई गर्मी नहीं होगी क्योंकि ये बारिशों का सिलसिला रहेगा जो 28 अप्रैल से शुरू होगा साउथ में यानी सिंध और बलूचिस्तान में, लेकिन पंजाब वगैरह में तो फिर पहली या दो के बाद खासकर चांसेस होंगे। तो उसके ज़ाहिर बादल छाए रहेंगे और बारिश चलती रहेगी। तो सरफराज साहब, इसमें किसानों के लिए कोई मशवरा इस मौसम की नई लहर को या प्रेडिक्शन को लेकर? देखिए, इसमें सिंध में तो खैर गंदम की फसल तकरीबन उठ चुकी है, लोगों ने संभाल लिया, लेकिन बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ ऐसे होंगे, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान और फिर पंजाब के कुछ एरियाज़ ऐसे होंगे, खासकर शुमाली पंजाब में मेरा ख्याल है, सेंट्रल पंजाब और शुमाली पंजाब जो खिताई पटवार या उसके आसपास का जो इलाका, और फिर बिलखुसूस KP में, वहाँ पर चूँकि फसलें अभी तैयार नहीं हुई हैं, कहीं पर कटाई हो रही है, कहीं पर जो है इस तरह से चल रहा है, तो वो ज़रूर कुछ जो एहतियाती तदाबीर करें, क्योंकि ये कम से कम बेश एक हफ्ते का बारिश का सिलसिला है। तो तूफान में ज़ाहिर तेज़ आंधी और यालाबारी और तेज़ बारिश भी बाज़ इलाकों में मतवक्की है, खासकर KP में और शुमाली पंजाब का जो इलाका है उसमें। ओके, थैंक यू वेरी मच सरदार सरफराज साहब, शुक्रिया कि आपने मौसम के हवाले से बताया। जी, बारिशों के हवाले से पेश कोई है और ये जो बारिशों का नया और जो कह लें स्ट्रॉन्ग स्पेल है, इसका असर सिस्टम दाखिल होने का इम्कान भी है, जिसके हवाले से सरदार सरफराज साहब हमें बता रहे थे। और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। दोबारा से गेट बैक टू द रूटीन। आई होप कि आपके जो दिन है थोड़े से मुश्किल होते हैं रमज़ान के बाद और ईद के बाद, लेकिन उम्मीद है कि जल्द आप वापस आ जाएंगे। हमारे लिए भी दुआ करें, हम भी जरा हमारे भी पैटर्न्स पूरे वापस आ जाए, हम ये भी दुआ करें। चले जी, इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहते हैं फॉर द टाइम बिंग। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह करे आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। अल्लाह हाफिज।